एक बार फिर से आपका अशोक के अभिलेखों वाली क्लास के पार्ट 2 में स्वागत है। अशोक के अभिलेखों पर चर्चा करते हुए हम अशोक के स्तंभ लेखों तक आ गए थे और स्तंभ लेख कहाँ कहाँ पर हैं और फिर अभिलेखों की जो विषय वस्तु है 14 वृत्त स्तंभ लेख और स्तंभ लेखों की जो विषय वस्तु है और अभिलेखों से संबंधित अन्य जो मिसेलिनियस छोटे छोटे एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर अभिलेखों की जो विषय वस्तु है उसको हम स्लाइड के माध्यम से कवर करेंगे क्योंकि काफ़ी डिटेल में है, लिखाने में टाइम भी बहुत लगता है। हमें एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो बेसिक चीज़ें हैं उनको एक जगह समराइज करके उसी वे में हम एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए हम अभिलेखों पर चर्चा करते हैं। इसमें स्तंभ लेखों पर अशोक के जो स्तंभ लेख हैं ये मोटे तौर पर इनको दो कैटेगरी में हम बांट सकते हैं। अशोक के जो स्तंभ लेख हैं इनको मोटे तौर पर दो कैटेगरीज में बांटा गया है। एक तो वृहत स्तंभ लेख है और दूसरा है लघु स्तंभ लेख। वृहत स्तंभ लेख है वो है दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, दिल्ली मेरठ, लोरिया अर्राज, लोरिया नंदनगढ़, लोरिया अर्राज, लोरिया नंदनगढ़, इसके अलावा रामपुरवा और प्रयाग, रामपुरवा और प्रयाग। ये 6 स्थानों से मिले हैं, यानी 6 स्थानों से 7 अभिलेखों का समूह मिला है, 7 शिलालेखों का समूह मिला है। इनमें भी खास बात यह है कि यहाँ पर केवल दिल्ली टोपरा में ही केवल 7 मिले हैं, बाकी अन्य स्थानों से केवल 6 का समूह ही हमें प्राप्त हुआ है। बाकी 5 स्थानों से 6 का, पहले से 6 तक का समूह मिला है और दिल्ली टोपरा से 7 पूरे मिले हैं। यानी एग्ज़ाम ओरिएंटेड फैक्ट ये है कि 7वां स्तंभ लेख, 7वां जो स्तंभ लेख है ये कहाँ से मिला है? ये दिल्ली टोपरा से मिला है। 7वां स्तंभ लेख जैसा पिछली क्लास में भी बताया सबसे बड़ा है और सबसे बाद में लगाया गया है, 27वें वर्ष में या उसके बाद लगाया गया था, तो हम 27 तक तो श्योर है। और यानी इसमें है कि सबसे बड़ा स्तंभ लेखों में अभिलेख कौन सा है? 7वां स्तंभ लेख। और आल तो भाभरू रहेगा, लेकिन स्तंभ लेखों में 7वां स्तंभ लेख सबसे बड़ा है और ये केवल दिल्ली टोपरा में मिलता है। दिल्ली टोपरा का जो स्तंभ लेख है यहाँ से ये बेसिकली टोपरा नामक स्थान पे था, फिरोज तुगलक ने इसको यहाँ पे स्थानांतरित कराया था दिल्ली मेरठ की तरह। अब जो लघु स्तंभ लेख है, लघु स्तंभ लेख बेसिकली ये अशोक की राजकीय आज्ञाएं हैं, ये अशोक की राजकीय आज्ञाएं हैं। कई बार ये प्रश्न आता है कि बेसिकली हैं क्या। इनमें ये मिले हैं सांची, दूसरा सारनाथ, सारनाथ वाले पे जो सिंह है और अशोक स्तंभ है वो सब काफ़ी चर्चित है। अशोक स्तंभ अपना राष्ट्रीय वो चिन्ह भी है। तीसरा ये कौशाम्बी से मिला है, चौथा रुमिंदेई अभिलेख है और 5वां निगाली सागर है। कौशाम्बी, रुमिंदेई और 5वां है निगाली सागर। 5वां है निगाली सागर या निगलीवा जो है लघु स्तंभ लेख है। ये इस तरह से इन 5 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। निगाली सागर या जो निगलीवा स्तंभ लेख है इसको, इसकी जो विषय वस्तु है इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि इसमें रुमिंदेई वाले के बारे में ये कहा जाता है कि रुमिंदेई की जो विषय वस्तु है वो आर्थिक है। अब इन सब चीज़ों के ऊपर हम एक एक पॉइंट दर पॉइंट डिटेल में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम दिल्ली टोपरा वृहत स्तंभ लेख पर आगे बढ़ते हैं।
पहला है दिल्ली टोपरा। इसकी जो मूल चीज़ें हैं उन्हीं चीज़ों को हम कवर करेंगे। दिल्ली टोपरा ये एकमात्र स्तंभ लेख है जहाँ से सभी 7 स्तंभ लेख मिले हैं। जहाँ से सभी 7 स्तंभ लेख मिले हैं। ये मूल रूप से अम्बाला हरियाणा में था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने इसे दिल्ली स्थानांतरित करा दिया। यानी अम्बाला टोपरा अम्बाला में जगह थी, यहाँ से दिल्ली ये कौन ले गए? फिरोज तुगलक मध्यकाल में। इसके ऊपर जो अभिलेख लिखा था उसको पढ़ने में उनको सफलता नहीं मिली, लेकिन आउट ऑफ क्यूरियोसिटी इतने बड़े पिलर को उन्होंने स्थानांतरित करा के दिल्ली वो ले आए। इस कारण हो सकता है ये सुरक्षित भी रह गया हो। और यहाँ पर जो 7वां स्तंभ लेख है इसमें जो है संघ के साथ आजीवक निर्ग्रंथ और ब्राह्मणों का उल्लेख भी मिलता है। जो 7वां स्तंभ लेख है, खैर इसकी विषय वस्तु में आएगी तब हम दोबारा चर्चा करेंगे, लेकिन 7वां स्तंभ लेख सबसे बड़ा है। स्तंभ लेखों की बात करें, स्तंभ लेखों में सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा, और सभी अभिलेखों में सबसे बाद का है, सबसे बाद का है। इन स्तंभ लेखों के बारे में मैंने एक चर्चा पहले बता दी थी कि सभी जो स्तंभ लेख हैं, चाहे वो लघु हो, चाहे वो व्रत हो, या फिर चाहे वो गुहा लेख हो, जिनको हम आज की क्लास में कवर करेंगे, इन सब की एक ही भाषा है। वो भाषा है प्राकृत, और एक ही लिपि है, वो लिपि है ब्राह्मी। कोई दूसरी भाषा और लिपि है ही नहीं। ये मैंने शुरुआत में भी बता दिया था, इसलिए मैंने रिपीट नहीं किया। तो 7वां स्तंभ लेख सबसे बड़ा और ये सबसे बाद का है, और इसमें बौद्ध संघ के साथ ब्राह्मण, आजीवक और निर्ग्रंथ, यानी जिन्हें हम जैनी कह सकते हैं, इनका उल्लेख हमें प्राप्त होता है। बौद्ध संघ के साथ इनका उल्लेख हमें प्राप्त होता है। ये दिल्ली टोपरा पर विग्रहराज चतुर्थ के जो 3 लेख हैं ये भी उत्कीर्ण बताए जाते हैं। इस पे विग्रहराज चतुर्थ के 3 लेख भी हैं। इसके अन्य कई नाम हैं। इसको अशोक की बड़ी लाठ भी कहा जाता है, इसे फिरोज शाह तुगलक की लाठ या भीमसेन की लाठ ये भी कहा जाता है, इसको दिल्ली शिवालिक लाठ भी कहा जाता है। और फिरोज शाह तुगलक ने इसे स्वर्ण स्तंभ या स्वर्ण मीनार कहा था। इस तरह के इसके कई अन्य नाम मिलते हैं। तो इसके जो अन्य नाम हैं, लाठ का मतलब है पिलर, जैसे अशोक की लाठ, फिरोज शाह तुगलक की लाठ, भीमसेन की लाठ। ये इस तरह का जो अन्य नाम है, भीमसेन की लाठ, दिल्ली शिवालिक लाठ। भीमसेन की लाठ, दिल्ली शिवालिक लाठ, दिल्ली शिवालिक लाठ। और भी अन्य कई नाम मिलते हैं, जैसे इसे फिरोज शाह तुगलक स्वयं स्वर्ण स्तंभ भी कहते थे, या स्वर्ण मीनार भी इसको नाम दिया गया था। शम्स सिराज अफीफ की जो तारीख है फिरोज शाही है, इसमें दिल्ली जो टोपरा और दिल्ली मेरठ है, इसमें उल्लेख है कि इनको मंगाया गया। शम्स सिराज अफीफ की तारीख फिरोज शाही में ये उल्लेख है कि इन 2 पिलर्स को मेरठ और टोपरा से मंगाया गया। जबकि अज्ञात लेखक की एक पुस्तक है सीरत फिरोज शाही, उसमें कैसे इन पिलर्स को बड़ी बड़ी बैलगाड़ियों पर रखा गया, स्पेशल इनके लिए बैलगाड़ियाँ बनाई गई, और कैसे इनको भारी पिलर्स को दिल्ली ले जाया गया, इसका पूरा इन स्तंभों को लाने का सचित्र वर्णन है। जैसे आजकल कई जगह हाईवे पे देखते हैं कि हम 300-400 टायरों के वो ट्रक चलते हैं, वो रिफाइनरी की कोई
बॉयलर का पार्ट लेने के लिए ट्रक जाते हैं। तो इस तरह से उस ज़माने में भी इनके लिए विशेष गाड़ियाँ बनाई गई थी। तो इसका एक ये है कि जो तारीख़ फ़िरोज़ शाही है, अफ़ीफ़ की रचना, शम्स सिराज अफ़ीफ़ की रचना तारीख़ फ़िरोज़ शाही, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तारीख़ फ़िरोज़ शाही। इसमें ये आदेश है कि इनको फ़िरोज़ शाह तुगलक ने आदेश दिया है कि इनको दिल्ली मंगाया जाए। में फ़िरोज़ शाह तुगलक के उल्लेख है कि फ़िरोज़ शाह तुगलक ने दिल्ली और नहीं सॉरी चोपड़ा यानी अम्बाला और मेरठ से ये स्तंभ है ये मंगवाए थे। इसके अलावा अज्ञात लेखक की जो सीरत ए फ़िरोज़ शाही है, सीरत ए फ़िरोज़ शाही, सीरत ए फ़िरोज़ शाही में इस चीज़ का उल्लेख है कि किस तरह से इनको लाया गया, लाने का सचित्र वर्णन है, यानी दिल्ली लाने का, इन दोनों अभिलेखों को दिल्ली लाने का सचित्र वर्णन भी यहाँ पर मिलता है। अब अभिलेखों में क्या विषय वस्तु है इन सातों में, वो हम अलग से बाद में स्लाइड के माध्यम से कवर करेंगे। अब दूसरा जो है दिल्ली मेरठ अभिलेख, ये दिल्ली से, ये मेरठ से लाया गया। इसे अशोक की छोटी लाठ भी कहा जाता है। दिल्ली मेरठ अभिलेख ये मेरठ से लाया गया था और इसे अशोक की छोटी लाठ कहा जाता है। पहले वाला अशोक की बड़ी लाठ था, अशोक की छोटी लाठ इसे कहा जाता है। दिल्ली मेरठ अभिलेख को अशोक की छोटी लाठ कहा जाता है। अब बिहार के चंपारण जिले में दो हैं, लोरिया नंदनगढ़ और लोरिया अर्राज, ये दोनों चंपारण जिले में हैं। लोरिया नंदनगढ़, चंपारण वही जगह है जहाँ पे गांधी जी ने सत्याग्रह की शुरुआत की थी, और लोरिया अर्राज, लोरिया अर्राज, ये दोनों स्तंभ हैं, ये बिहार के चंपारण जिले में है। इसके अलावा जो अन्य स्तंभ लेख हैं, अन्य स्तंभ लेखों में जो वृहद स्तंभ लेख हैं वो रामपुरवा के स्तंभ लेख हैं और प्रयाग से मिले हैं। तो रामपुरवा स्तंभ लेख, रामपुरवा स्तंभ लेख के शीर्ष पर मुर्सबिया बैल मिलता है। एक कला में भी आएगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये भी बिहार के चंपारण जिले में है। तो एक अच्छा प्रश्न इसमें बन जाता है कि कौन सा चंपारण में नहीं है। 1872 में इसे ACL कार्लाइल ने इसकी खोज की थी। इसकी खोज 1872 में हुई, 1872 में ACL कार्लाइल ने इसकी खोज की, ACL कार्लाइल ने इसको खोजा था। अगला है प्रयाग स्तंभ लेख। प्रयाग स्तंभ लेख ये बेसिकली कौशाम्बी में लगा हुआ था और इसको अशोक ने मंगा कर इलाहाबाद के किले में लगवा दिया था। तो ये कौशाम्बी से अकबर ने इलाहाबाद के किले में लगवाया। कौशाम्बी में एक लघु शिलालेख में मिलता है जिसे रानी का शिलालेख भी कहा जाता है, जिसमें अशोक की एकमात्र रानी मतलब रानियां तो कई थी लेकिन अभिलेख में उल्लेखित एकमात्र रानी कारुवकी का हमें उल्लेख मिलता है। तो ये अशोक के लघु जो वृहद स्तंभ लेख हैं कहाँ कहाँ से मिले, इनकी विषय वस्तु वो हम बाद में आगे कवर करेंगे। अब है अशोक के लघु स्तंभ लेख पर आते हैं। लघु स्तंभ लेख जैसे मैंने बताया ये राजकीय आज्ञाएं हैं, ये 5 अलग अलग स्थानों से मिली हैं। ये बेसिकली अशोक की राजकीय आज्ञाएं हैं, बहुत सारे स्थानों पर बनाई होगी लेकिन वक्त की मार बाकी झेल नहीं पाए, राजकीय आज्ञाएं हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है। ये वर्तमान में जो मिले हैं ये 5 स्थानों से मिले हैं, ये 5 स्थानों से ये बेसिकली हमें प्राप्त हुए हैं। ये 5 स्थान हैं
एक तो सांची, दूसरा सारनाथ और तीसरा कौशाम्बी। इन तीनों की विषय वस्तु ये है कि इन सांची, सारनाथ और कौशाम्बी में संघ भेद को रोकने का आदेश दिया गया है। तो ये स्थान, 5 स्थान कौन कौन से हैं? पहला सांची, दूसरा सारनाथ और तीसरा कौशाम्बी। इन तीनों से जो एक कॉमन चीज मिलती है वो संघ भेद रोकने के आदेश। इसमें अमात्यों को, महामात्रों को आदेश दिया गया है कि संघ में भेद करने वालों को सफ़ेद वस्त्र पहना करे संघ से निष्कासित किया जाए। सारनाथ का जो लघु स्तंभ लेख है, इसके ऊपर वो 4 शेर भी हैं। इन सब में ही वैसे वो शेर हैं, लेकिन इसमें अपना जो राजकीय चिन्ह लिया गया है वो सारनाथ के स्तंभ लेख से लिया गया है। चारों शेरों के पैर के नीचे जो चक्र है वो अपने तिरंगे में एक चक्र के रूप में लिया गया है। और ये जो चारों शेर हैं वो एक दूसरे से पीठ सटाए हुए बैठे हैं अपने पार्लियामेंट पे, राजकीय बिल्डिंगों पे। इन पे ये अपना भारत का राजकीय चिन्ह अंकित रहता है। जो कौशाम्बी का जो लघु स्तंभ लेख है, ये बेसिकली इसको रानी का अभिलेख भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें अशोक की एक रानी जो कारुवकी है, इसके द्वारा दान देने का उल्लेख मिलता है और एक कारुवकी के पुत्र तीवर का भी उल्लेख मिलता है। तो अशोक के एकमात्र अभिलेख में उल्लेखित रानी कारुवकी है और अभिलेख में उल्लेखित एकमात्र पुत्र तीवर है। वो अशोक के अभिलेखों के अनुसार जो कहता है, हालांकि उसके पौत्र दशरथ का उल्लेख भी मिलता है अन्य परिवार के बाद में जो दशरथ ने खुद लिखवाए थे, लेकिन अशोक के अभिलेख में उसके द्वारा उल्लेखित केवल एक पुत्र का उल्लेख मिलता है जो तीवर है। तो कारुवकी जो कौशाम्बी अभिलेख है, इसको क्या कहा जाता है? अब इस पर थोड़ा लिख लें कि इसको रानी का अभिलेख कहा जाता है। इसको रानी का अभिलेख कहा जाता है। और इसमें जो रानी है अभिलेख में उल्लेखित वो है कारुवक्की, और इस कारुवक्की द्वारा इसमें दान देने का उल्लेख है। कारुवक्की द्वारा दान देने का उल्लेख है। अभिलेख में उल्लेखित एकमात्र रानी कारुवक्की है, एकमात्र उल्लेखित रानी कारुवक्की है, और एकमात्र जो पुत्र है वो है तीवर। इसका उल्लेख मिलता है जो कि कारुवक्की का पुत्र है। यानी इसमें तीवर का उल्लेख मिलता है। तीवर जो कि अशोक का कारुवक्की से उत्पन्न पुत्र है, उसका एकमात्र उल्लेख यहीं पे मिलता है। तो ये एग्ज़ाम के हिसाब से एक महत्वपूर्ण फैक्ट हो जाता है। जो बेसिकली ये कौशाम्बी वाला जो लघु स्तंभ लेख है, ये कौशाम्बी के महामात्रों को संघ भेद रोकने के लिए आदेश वो दिया गया था, लेकिन बेसिकली बाद में इसको प्रयाग में लगा दिया गया था, इसलिए इसको कौशाम्बी का भी अभिलेख कहा जाता है। ये पहले कौशाम्बी में लगाया जाना था, लेकिन बाद में इसको प्रयाग में लगा दिया गया, तो इसको कौशाम्बी अभिलेख भी वो कहा जाता है। हालांकि कौशाम्बी प्रयाग इलाहाबाद में ही है, इसलिए दोनों ये कई बार पर्यायवाची के रूप में भी काम में ले लिए जाते हैं। अब अगला इसमें जो अभिलेख है वो आता है रुम्मिनदेई अभिलेख। रुम्मिनदेई अभिलेख पे प्रश्न आता है कि अशोक के सभी अभिलेखों की जो विषय वस्तु है वो प्रशासकीय या धर्म संबंधी, राजनीतिक, इस तरह की है, लेकिन एक अभिलेख ऐसा है जिसकी विषय वस्तु आर्थिक है। जी हाँ, वो अभिलेख है रुम्मिनदेई लघु स्तंभ लेख। तो चौथा इनका स्तंभ लेख है रुम्मिनदेई लघु स्तंभ। रुम्मिनदेई लघु स्तंभ लेख। यहाँ पर इसमें उल्लेख मिलता है कि अशोक ने शासन के 20वें वर्ष से इस स्थान की धम्म यात्रा की थी, और लुम्बिनी में जो भूमिकर है वो 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया गया था। यानी इससे मौर्यकालीन राजस्व व्यवस्था, कर प्रणाली, इसकी जानकारी मिलती है कि कितना भू राजस्व लिया जाता था। तो इसमें मुख्य चीज़ है, एक तो 20वें वर्ष अशोक की यात्रा,
राज्याभिषेक के 20वें वर्ष अशोक की रुमिनदेई की एक तीर्थ यात्रा का उल्लेख मिलता है। और दूसरा, यहाँ पे भूराजस्व जो उस समय प्रचलित था 1/6, उससे घटाकर 1/8 कर दिया, घटाकर 1/8 कर दिया। और इसके कारण विद्वान इसको कहते हैं कि इसकी जो विषय वस्तु कैसी है, आर्थिक है, यानी मौर्यकालीन कर प्रणाली की जानकारी मिलती है, आर्थिक है, कर प्रणाली की जानकारी मिलती है। इस लैंग्वेज में कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, कर प्रणाली की जानकारी भी हमें मिलती है, कर प्रणाली की जानकारी हमें इससे प्राप्त होती है। तो बेसिकली आर्थिक जो थीम पे लिखा हुआ ये अभिलेख है। और ये भी उल्लेख मिलता है कि रुमिनदेई, क्योंकि ये यहाँ पर जो बुद्ध का जन्म हुआ था, यहाँ पर रुमिनदेई अभिलेख में बुद्ध को शाक्य मुनि कहा गया है। ये कहा गया है कि यहाँ पर बुद्ध का जन्म हुआ, हित बुधे जाति थे शाक्य मुनि थी, इस तरह की लैंग्वेज लिखी गई है। हित बुधे जाति थे शाक्य मुनि, ये लैंग्वेज लिखी गई है। यानी यहाँ पे बुद्ध को क्या कहा गया है, शाक्य मुनि कहा गया है। और बुद्ध का जन्म स्थान होने के कारण इस स्थान को धार्मिक कर से भी मुक्त कर दिया गया था। तो चौथा, बुद्ध का जन्म स्थान होने के कारण ये स्थान रुमिनदेई जो है ये धार्मिक कर को कहा जाता था उद्दक बलि या धार्मिक कर से ये स्थान मुक्त कर दिया गया था। यहाँ पर जो अभिलेख है इसमें बुद्ध को शाक्य मुनि कहा गया है, ये भी चीज़ आती है, बुद्ध को शाक्य मुनि कहा गया है। और जो अभिलेख है उसमें लैंग्वेज काम में ली है हित बुधे जाति थे शाक्य मुनि, कि यहाँ पे बुद्ध का जो जन्म हुआ था और हित बुधे जाते मतलब यहाँ पे इनका जन्म हुआ था, हित बुधे जाते शाक्य मुनि। ये जो लैंग्वेज है ये इसमें काम में ली गई है। रुमिनदेई का जो पुराना नाम है ये लुम्बिनी था। तो ये बुद्ध का जन्म स्थान हम देखते हैं कि बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था, बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इसलिए इसको लुम्बिनी अभिलेख भी कई बार कह दिया जाता है। नाम एक ही है, पहले पुराना नाम लुम्बिनी था, वर्तमान में जो स्थान है ये बेसिकली रुमिनदेई के नाम से जाना जाता है। और ये अभिलेख भारत की सीमा में नहीं है बल्कि किस में है, नेपाल की तराई में स्थित है, बिल्कुल भारत के बॉर्डर से बिल्कुल 5-7-10 किलोमीटर अंदर की तरफ ही है नेपाल में। तो इसी को लुम्बिनी कहा जाता है, इसी को रुमिनदेई कहा जाता है। हैनसांग इसके बारे में कहते हैं कि जब हैनसांग 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के समय आए तो इस रुमिनदेई के पिलर के ऊपर जो शीर्ष के ऊपर जो आकृति थी वो घोड़े की आकृति थी, लेकिन वो बाद में ये नष्ट हो गई और ये स्तंभ भी बीच से टूट गया। ऊपरी हिस्सा 2 भागों में टूट गया, घोड़े की मूर्ति टूट गई, लेकिन जो पिलर का जो निचला हिस्सा है वो सुरक्षित है और पिलर का जो अभिलेख है वो भी सुरक्षित है। तो इसको हैनसांग ने भी देखा था। इससे रिलेटेड जो अदर फैक्ट है वो अपने ये कह सकते हैं कि ये जो अभिलेख है ये हैनसांग ने देखा था। अगला इस रुमिनदेई अभिलेख या लुम्बिनी अभिलेख से संबंधित जो फैक्ट है कि हैनसांग ने इसे देखा था। हैनसांग ने इस स्तंभ के शीर्ष पर घोड़े की मूर्ति बताई थी। देखिए तभी बताई है, घोड़े की मूर्ति बताई। हालांकि ये बाद में आकाशीय बिजली से टूट गई थी, जैसे हम कहते हैं कि कुतुब मीनार पे भी आकाश की ये बिजली गिरी थी। तो इस पिलर के ऊपर आकाशीय बिजली गिरने से इसका घोड़े वाला हिस्सा टूट गया, ऊपरी हिस्सा टूट गया, लेकिन स्तंभ लेख का निचला हिस्सा अभी भी सुरक्षित एजिट खड़ा है और इस पर शीर्ष नहीं है। अशोक ने रुमिनदेई में पत्थर की विशाल दीवार बनाई और एक स्तंभ लगाया था। तो ये सब इस
रुमिनदेई अभिलेख में ये हमें जानकारी मिलती है। और रुमिनदेई स्तंभ लेख को पडरिया लेख भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम भी मिलता है पडरिया लेख। और इसकी खोज है, इसकी खोज के बारे में भी अब विवाद है। वो विवाद अब चूंकि इस चीज़ को अब स्वीकार कर लिया गया है कि ये तो एक अभिलेख था। इसकी खोज एलोइस एंटस फ्यूरर ने की थी 1895-96 में। एलोइस एंटर फ्यूरर ने 1895-96 में इसकी बेसिकली इसकी खोज की थी। इसे पडरिया लेख भी कहा जाता है। इसका जो दूसरा नाम है, इसको पडरिया लेख भी कहा जाता है। अब जो विवाद है वो विवाद कुछ इस तरह से है कि इस इलाके में जो एलोइस एंटर जो फ्यूरर हैं, ये इसको खोज रहे थे, अभिलेखों की जो खोज कर रहे थे एलोइस एंटन फ्यूरर, ये खोज कर रहे थे। इनको शायद कुछ मिला नहीं, तो इन्होंने ये एक अभिलेख खोज निकाला। एक अभिलेख खोजने के बाद में दूसरा अभिलेख भी ये फॉर्जरी से या जालसाजी से उस लिपि में तैयार करवा रहे थे, और उसी समय उनको पुलिस ने पकड़ लिया। उस समय तक ये पहला अभिलेख तो प्रकाशित हो चुका था, इसलिए हालांकि इसमें ये जो भाषा लिखी गई है हिद बुधे जाते हैं शाक्य मुनि थे, ये जो भाषा लिखी है ये भी बड़ी स्पष्ट भाषा, मतलब उस पर भी उस समय इतिहासकारों को आश्चर्य हुआ था कि इसमें कोई अक्षरों की टूट फूट कैसे नहीं हुई, इतने साफ कैसे खोदे हुए हैं। लेकिन ये भी संभव है कि ये रुमिनदेई अभिलेख भी मूल रूप से जाली हो, लेकिन इन्होंने ये कहा कि ये अभिलेख तो मुझे मिला था, इससे मुझे ये प्रेरणा मिली कि मैं ऐसे अभिलेख और बनाऊं। तो ये पूरा मामला बाद का इनका पूरा मामला नकली या फर्जी निकला कि इन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए अशोक के अभिलेखों को ही एक पूरी नई श्रृंखला वो खोजना चाहते थे, और मिले तो थे नहीं, इसलिए वो नकली बनवा रहे थे। तो अब इससे ये भी पता लग सकता है कि अभिलेख भी नकली बन सकते हैं, यानी यहाँ पर भी फर्जीवाड़ा हो सकता है। पर फर्जीवाड़ा परीक्षाओं में ही नहीं होता, अभिलेख इतिहास लिखने में भी होता है। तो ये एक रोचक चीज़ है। अब दूसरा है निगाली सागर या निगलीवा का लघु स्तंभ लेख। जो पांचवा जो स्तंभ लेख है, लघु स्तंभ लेख, वो निगाली सागर या निगलीवा लघु स्तंभ है। निगाली सागर या निगलीवा लघु स्तंभ लेख माना जाता है। ये मूल रूप से कनक मुनि स्तूप के पास था, और इसमें जो कनक मुनि का स्तूप है इसके पास है, इसमें कनक मुनि के स्तूप संवर्धन की जानकारी भी मिलती है। हेनसांग ने जब इसे देखा था तो उस समय कनक मुनि के स्तूप के पास ही ये था, और इसने हेनसांग ये कहता है कि कनक मुनि के स्तूप के पास ये लेख था, और कपिल वस्तु से लगभग ये 10-12 किलोमीटर की दूरी बताते हैं। तो इसमें निगाली सागर और इसमें जो कनक मुनि के स्तूप संवर्धन की ये जानकारी मिलती है। तो इससे संबंधित फैक्ट है कि ये मूल रूप से कनक मुनि स्तूप के पास था। मूल रूप से यह कनक मुनि स्तूप के पास था, और इसमें कनक मुनि के स्तूप की अशोक के द्वारा जो संवर्धन किया गया उसकी चर्चा भी है। कनक मुनि स्तूप संवर्धन, कनक मुनि के स्तूप संवर्धन पर इसमें चर्चा भी की गई है। हेनसांग लिखता है कि इसने जब यात्रा की तो ये कनक मुनि के स्तूप के बाद जो पास था, लेकिन वर्तमान में जहाँ पर ये है वहाँ पे कोई स्तूप नहीं है। तो संभवतः हेनसांग की यात्रा के बाद में इसको बाद में वहाँ से हटा दिया गया हो। तो तीसरा है हेनसांग ने इसे
कनक मुनि स्तूप के पास देखा, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पर वर्तमान में ये कनक मुनि स्तूप के पास नहीं है। अब कपिल वस्तु से ये उस समय 10 किलोमीटर दूर था। यहाँ पर ये भी कहता है कि स्तंभ लेख के शीर्ष पर लॉयन या शेर की मूर्ति थी, यानी शेर की मूर्ति इसके शीर्ष पे थी। लेकिन अब ऐसी कोई चीज़ यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। रुमिनदेई वाले पे ह्वेनसांग घोड़े की मूर्ति बताता है, इसके ऊपर शेर की मूर्ति बताता है, लेकिन वर्तमान में इस स्थान पर न तो कोई स्तूप है न स्तंभ लेख पर शेर की मूर्ति है। और ऐसा लगता है कि स्तंभ लेख भी रुमिनदेई के पास किसी ने बाद में, हो सकता है कनक मुनि वाले स्तूप के स्थान से खोद के बाद में यहाँ पर स्थानांतरित कर दिया गया हो। तो ये इसकी स्थिति है। और ये निगाली सागर की खोज भी बेसिकली 1895 में उन्हें एलोइस एंटन फ्यूरर ने की थी, जिनके फर्जीवाड़े के प्रयास की मैं पहले चर्चा कर चुका था। तो निगाली सागर स्तूप और जो रुमिनदेई अभिलेख है, इन दोनों के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि ये किन किन परिस्थितियों में खोजे गए। इसके बाद के जो अभिलेख हैं उनके ऊपर, बाकी सारी चीज़ों के ऊपर विवाद हुआ। करीब 15-20 अभिलेख उस समय वो पत्थर तराश उस पर खोद रहे थे। उनके इंस्ट्रक्शन में नेपाल बॉर्डर के पास में किसी गांव में जब पुलिस ने छापा मारा 1896 से 93 के आसपास, तब वहाँ पे वो रंगे हाथों पकड़े गए थे। तो इससे आप अंदाज़ लगा सकते हो कि इतिहास वो है जो इतिहासकार लिखता है। मजाक कर रहा हूँ कि एक्चुअल में तथ्य भी इतिहासकार अपने आप ही बना लेते हैं। ये एक हिस्टोरिकल फॉर्जरी ऑफ प्राइमरी सोर्सेज का क्लासिकल एग्जाम्पल है। ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा, लेकिन इससे पता चलता है कि ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। अब ये जो लास्ट के दोनों लघु स्तंभ लेख हैं, इनको क्या है कि बेसिकली स्मृति स्तंभ लेख भी कहा जाता है। इसमें एक चीज़ और आती है कि निगाली सागर जो स्तूप है, इसमें ये मिलता है कि राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में अशोक ने कनक मूर्ति के जो स्तूप संवर्धन किया था। यानी कनक मूर्ति का स्तूप संवर्धन कब किया था? राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में कनक मूर्ति के स्तूप का दूसरी बार संवर्धन कराया। और 20वें वर्ष में कनक मूर्ति की जो है यहाँ पर कनक मुनि की यात्रा की थी। कनक मुनि स्तूप का संवर्धन कराया और 20वें वर्ष कनक मुनि की यात्रा की, 20वें वर्ष में कनक मुनि की यात्रा की। इसमें अशोक 20वें वर्ष में रुमिनदेई की यात्रा करता है और यहीं पे 20वें वर्ष में इन्होंने कनक मूर्ति की जो कनक मुनि है इसकी यहाँ पर यात्रा की थी। निगाली सागर में जो लेख है इसमें बुद्ध को क्या कहा गया है? कनक मुनि। इसीलिए इसको कनक मुनि अभिलेख भी कहा जाता है। इसमें बुद्ध के लिए शब्द जो काम में लिया गया है वो कनक मुनि शब्द काम में लिया गया। एग्जाम में पूछा जाता है, अन्य कहीं पर बुद्ध के लिए ये शब्द काम में नहीं लिया गया, ने केवल निगाली सागर में काम में लिया गया है, तो इसको कनक मुनि कहा जाता है। और ये दोनों ही निगाली सागर और जो रुमिनदेई हैं, ये दोनों ही कहाँ से प्राप्त हुए हैं? नेपाल की तराई से, यानी भारत की सीमा से बाहर। जो 5 स्तंभ लघु स्तंभ लेख हैं इसमें से सांची, सारनाथ, कौशाम्बी ये भारत से प्राप्त हुए हैं, जबकि निगाली सागर और इससे पहले जो हमने उल्लेखित किया है रुमिनदेई, वो नेपाल की तराई से प्राप्त होते हैं। और ये मैंने बता ही दिया कि केवल एक जो अशोक के सभी अभिलेखों की विषय वस्तु ज़्यादातर की प्रशास की है, लेकिन रुमिनदेई अभिलेख है इसकी विषय वस्तु बेसिकली क्या है? इसकी विषय वस्तु आर्थिक मानी जाती है। अब एक छोटा सा इस पर टॉपिक बचता है गुहा लेख, और इस गुहा लेख के बाद में हम अभिलेखों की जो विषय वस्तु है इनके ऊपर चर्चा करेंगे। गुहा लेख ये गुफाओं में खोजे गए, इनकी लिपि भी ब्राह्मी है और इनकी भाषा प्राकृत है। यानी इनकी लिपि देखी जाए तो वो स्तंभ लेखों की तरह इनकी लिपि भी ब्राह्मी
और भाषा, भाषा वही प्राकृत भाषा काम में ली गई है। एक तो इसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये गुहालेख बिहार के गया जिले में बराबर की पहाड़ियों में मिले हैं। बराबर की पहाड़ियों में ही एक पहाड़ी का हिस्सा नागार्जुनी की पहाड़ियाँ भी हैं, जहाँ पे अशोक के पुत्र दशरथ के द्वारा भी गुफाएं लगाई गई थी। गोपी वापी पद्धति इस तरह की जो गुफाएं बनवाई गई थी। यहाँ पर अभी हम बात कर रहे हैं अशोक के अभिलेखों की। तो अशोक के जो अभिलेख हैं, इनमें ये गया जिले में मिले हैं। गुहालेख जो है ये गया जिले में बराबर की पहाड़ियों में मिले हैं। गया जिले में बराबर की गया जिले में बराबर की पहाड़ियों से ये प्राप्त हुए हैं। पहली चीज़ तो इसमें ये याद रखनी है कि बराबर की पहाड़ियों से ये मिले हैं। इसमें अशोक के द्वारा आजीवक संप्रदाय के जो साधु हैं उनको गुफा दान देने का उल्लेख है। बाकी अशोक के पुत्र दशरथ ने भी जहाँ पे नागार्जुनी की गुफाएं दी हैं, जिसमें गोपी वापी पत्तिक गुफाएं दी थी दशरथ ने, वो भी आजीवक संप्रदाय के साधुओं को ही दी गई। तो यहाँ पर बराबर की पहाड़ियों से मिले हैं। और मेन चीज़ है कि यहाँ पर आजीवक साधुओं को गुफाएं दी गई। आजीवक साधुओं को गुफा दान दी गई। यहाँ पर आजीवक साधुओं को गुफा दान दी गई। अशोक ने यहाँ पर 3 गुफाएं दान दी हैं। अशोक ने यहाँ पर 3 गुफाएं दान दी है, कर्ण चौपार, सुदामा और विश्व झोंपड़ी। ये बहुत कॉमन फैक्ट है, स्टूडेंट को ध्यान भी रहते हैं। कर्ण चौपार, सुदामा और विश्व झोंपड़ी। कर्ण चौपार, सुदामा और विश्व झोंपड़ी, ये गुफाएं यहाँ पर दान दी हैं। और यहीं पे पास में जो नागार्जुनी की बराबर की पहाड़ियाँ, एक बड़ी रेंज है, इसमें एक छोटी रेंज है नागार्जुनी की पहाड़ियाँ, वो बराबर की पहाड़ियों में ही स्थित हैं। तो अशोक की तो ये 3 गुफाएं हैं। और इसके जो पुत्र है दशरथ, इसने 4 गुफाएं दी हैं। एक लोमस ऋषि की गुफा है। लोमस ऋषि की गुफा के बारे में विद्वान ये मानते हैं कि बेसिकली ये अशोक के समय इसका निर्माण हो रहा था, लेकिन अशोक के जीवन काल में ये पूरी नहीं हो पाई, इसलिए ये दान में बाद में अशोक के पुत्र दशरथ ने दी थी। और नागार्जुनी की पहाड़ियों में जो 3 गुफाएँ हैं वो भी बाद में दशरथ ने दान में दी। जो दशरथ ने दान दी है वो जो गुफाएँ हैं उनका नाम है गोपी, वापी और पदथिक या पदाथिक। ये 3 गुफाएं, कई जगह वदाथिक भी आता है, वो भी यही है, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है। इसके अलावा लोमस ऋषि की जो गुफा है ये भी इन्होंने दान में दी है। और विशेष रूप से ये जो गुफाएं हैं ये नागार्जुन की पहाड़ियों में है, जो बराबर की पहाड़ियों का ही एक हिस्सा है, नागार्जुनी की पहाड़ियों में है। और इन नागार्जुनी की पहाड़ियों के इन गोपी वापी पत्थिक इन गुफाओं में अशोक के पौत्र दशरथ को भी देवनाम प्रिय कहा गया है। अशोक की तरह दशरथ भी अपने आप को देवनाम प्रिय कहता है, यानी ये गुफाएं दशरथ ने दान दी है, अशोक के पुत्र दशरथ के द्वारा दान में दी गई है। तो ये अशोक के अभिलेखों के बारे में जो कुछ बेसिक जानकारियाँ थी। इसके अलावा अब मैं फिर से कुछ चीज़ें रिपीट कर दूं कि पहले भाषा के संदर्भ में देखा जाए तो भारतीय सीमा में जितने भी अभिलेख हैं उनकी भाषा और लिपि वही प्राकृत भाषा और लिपि जो है वो ब्राह्मी लिपि मानी जाएगी। और अगर शाहबाज गढ़ी और मानसेरा को छोड़ दें तो बाकी में खरोष्टी भी नहीं मिलती है। और एरगुडी अभिलेख ऐसा है जो कि खरोष्टी और ब्राह्मी दोनों लिपियों में माना जाता है। हालांकि खरोष्टी लिपि की जो उत्पत्ति है उसको ये कहा जाता है कि ये ईरानी भाषा खरोष्टी लिपि है, ये ईरानी भाषा की जो अरेमाइक लिपि थी उसी से विकसित हुई
मानी जाती है। अब लिखने का तरीका बाएं दाएं का मैंने आपको बता ही दिया था। तो ये अशोक के अभिलेखों की बेसिक चीज़ है कि ब्राह्मी ब्राह्मी में बै पहले है तो ब्राह्मी बाईं तरफ से लिखी जाती है और खरोष्टी फिर उसके तरह उर्दू की तरह होएगी। डॉक्टर भंडारकर, D.R. भंडारकर एक ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने अशोक के अभिलेखों के आधार पर अशोक का पूरा इतिहास लिखने का भी कोशिश की है। अब एक प्रश्न इसमें ये आता है कि अशोक के जो अभिलेख हैं इनका जो लिखवाने का सही क्रम में क्या है, अशोक के अभिलेखों का लिखवाने का सही क्रम में कौन सा आप मानेंगे। तो अशोक के अभिलेखों में सबसे पहले अगर देखा जाए तो लघु शिलालेख पहले लिखे गए, जिससे हम देखते हैं कि कंधार के जो लघु शिलालेख हैं राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में ही लिखे गए थे। द्विभाषीय जो शिलालेख है उसमें भी आता है कि ये 10वें वर्ष में लिखा गया था। लघुमान शिलालेख, तक्षशिला शिलालेख, इसके अलावा जो 11वें वर्ष और इसके बाद में मास्की, पनगुडरिया, इस तरह के अभिलेख मिलते हैं। 12वें वर्ष में कंधार का ग्रीक शिलालेख है जिसमें ये 12वें और 13वें जो व्रत शिलालेख का ये उल्लेख मिलता है। इस तरह से अलग अलग वर्षों में ये शिलालेख लिखे गए। इसमें सबसे अंत में जो है वो लिखे गए हैं वृहत स्तंभ लेख, यानी लघु शिलालेख। और लघु शिलालेखों के बाद में जो लिखे गए हैं वो हैं सबसे अंत में, इसके बाद में पहले लघु स्तंभ लेख लिखे गए। लघु स्तंभ लेखों के बाद में सबसे अंत में वृहत स्तंभ लेख ये लिखे गए हैं। तो इनका जो एक क्रम है, इस क्रम को हम ऐसे कह सकते हैं: लघु शिलालेख, लघु स्तंभ लेख, और वृहत स्तंभ लेख। इनके बीच में एक चीज़ और रह गई, वो रह गई वृहत शिलालेख। लघु शिलालेख, वृहत शिलालेख, फिर लघु स्तंभ लेख है, और फिर से ये वृहत स्तंभ लेख लिखे गए। अब इन के क्रम को हम थोड़ा सा स्लाइड के माध्यम से हमें देख लेते हैं। तो अशोक के ये जो अभिलेख हैं इनका ये सही क्रम कुछ इस तरह से होगा। 10वें वर्ष में कंधार का द्विभाषीय शिलालेख जो ग्रीक और अरेमाइक में था। लगमान लघु शिलालेख लिखा गया। तक्षशिला लघु शिलालेख है, ये अरामेइक में लिखा गया। ये सारे 10वें वर्ष में लिखे गए। 11वें वर्ष और उसके बाद में इसमें अशोक के जितने भी पनगुडरिया, मास्की, पालकी गुंडू के पहले दूसरे ये शिलालेख हैं। और इसके अलावा गोवी मठ, बहापुर जो दिल्ली में है, बैराठ, अहरोरा, गुजर्रा, सासाराम, राजुल मंडगिरी, एरगुडी, उदयगोलम, निट्टूर, ब्रह्मगिरी, सिद्धपुर, जंटिंग, रामेश्वर, ये 11वें वर्ष और इसके बाद में लिखे गए। 12वें वर्ष में बराबर का गुहालेख लिखा गया। बराबर के गुहालेख में 12वें वर्ष का भी उल्लेख मिलता है, एक गुफा का 19वें वर्ष का भी मिलता है। तो बराबर की गुफाएं 12 से लिखी गई, लेकिन 19वें वर्ष तक ये कंटिन्यू चली, यानी ये 12वें वर्ष भी लिखा गया। बराबर का जो गुहालेख है ये बेसिकली 12वें वर्ष और 19वें वर्ष इन दो में दिया गया। कंधार का जो ग्रीक शिलालेख है इसमें 12वें व 13वें वृहत शिलालेख का उल्लेख मिलता है। ये सब भी इसमें 12वें वर्ष में लिखे गए। और ये जो सभी वृहत शिलालेख हैं ये भी 12वें वर्ष से माने जाते हैं। और जो लघु स्तंभ लेख हैं ये भी 12वें वर्ष से ही ये माने जाते हैं, जिसमें सांची सारनाथ, इलाहाबाद में संघ भेद रोकने वाले जो आदेश हैं, लुम्बिनी और जो निगाली सागर के जो लघु स्तंभ लेख हैं ये भी 12वें वर्ष और उसके बाद से माने जाते हैं। अब 26वें सबसे अंत में यहाँ पर वृहत स्तंभ लेख मिला है। अब इसमें एक चीज़ देख लेना कि लघु स्तंभ लेख और वृहत शिलालेख ये 12वें वर्ष और उसके बाद माने जाते हैं। तो परीक्षा में इन दोनों का क्रम की सीक्वेंस नहीं आएगी, क्योंकि 12 या उसके बाद में लिखे गए हैं, एग्जैक्ट हम डिमार्केट नहीं कर सकते।
तो जैसा भी विकल्प में नियरेस्ट ऑप्शन बने, हमें उसके हिसाब से इसको करना है कि हम अपनी सुविधा अनुसार, वो विकल्प में एक ही देगा, दो चीज़ें आपस में इस तरह के नहीं देगा कि स्तंभ लेख पहले एक में दे दिया फिर वृत्त शिलालेख एक में दे दिया। जैसा भी इसमें ऑप्शन आए इस तरह का, उसके हिसाब से हमें फ्लेक्सिबल होकर अपने को आंसर को एडजस्ट करना है। यहाँ पर मुख्य जो अंतर आता है वो केवल यही आता है कि कंधार का जो शिलालेख है वो सबसे पहले का है लघु शिलालेख, यानी लघु शिलालेख इसमें पहले लिखे गए हैं। आप इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान देना, ये सारे लघु शिलालेख हैं, लघु शिलालेख पहले लिखे गए हैं और इसके बाद में गुहालेख लिखे गए हैं। और लघु शिलालेख के बाद में, यानी हम इसको अगर देखें तो बेसिकली लघु शिलालेख सबसे पहले हैं और सबसे अंत में वृत्त स्तंभ लेख है। और बीच के इस 12वें वर्ष के टाइम में इसमें गुहालेख भी आते हैं। इसी 12वें वर्ष के टाइम में इसमें लघु स्तंभ लेख भी आते हैं और इसमें वृहत शिलालेख भी आते हैं। इसमें वृहत शिलालेख भी शामिल हैं। तो ये अशोक के अभिलेखों का लिखने का जो सही क्रम है, क्योंकि ये जो 12वां वर्ष है इसमें बराबर कंधार का जो ग्रीक शिलालेख है वगैरह वगैरह, क्योंकि इसमें वृहत शिलालेख से संबंधित 12वें 13वें शिलालेख को माना जाता है, इसलिए वो चीज़ इसमें आ गई है। ये इनका, इसमें भी सबसे अंत में देखा जाए तो सबसे अंत में लघु जो स्तंभ लेख संख्या 7 है, ये इसकी आखिरी घोषणा मानी जाएगी, क्योंकि इस राज्याभिषेक के 26 वर्ष पूरा होने पर 27वें वर्ष में लिखी गई। 27वें वर्ष में सबसे पहले ये पहली घोषणा लिखी गई, पहला वृत्त स्तंभ लेख लिखा गया और सबसे अंत में 7वां वृत्त स्तंभ लेख लिखा गया, जो कि स्तंभ लेखों में, वृत्त स्तंभ लेखों में सबसे बड़ा भी है। तो ये एक टेबल के रूप में कौन से अभिलेख किस वर्ष लिखे गए, इनको आप थोड़ा सा दिमाग में हमें अरेंज करना होगा। खास तौर पर लघु स्तंभ लेखों को हमें 10वें और पश्चिमोत्तर के लघु जो स्तंभ लेख हैं इनको 10वें वर्ष में देना है। भारत के जो बाकी के अन्य भागों में जो लघु स्तंभ लेख हैं इनको 11वें वर्ष में करना है। इनमें भी एक अंतर क्लियरली डिमार्केट करके इन्होंने बताया है। और बाकी 12वें वर्ष में गुहालेख में 12वें और 19वें वर्ष दोनों की चीज़ें आती हैं, जो आगे हम और इनको जब कला के टॉपिक में आएंगे तो और इसको क्लियरली कवर करेंगे। अब अपना जो टॉपिक आता है वो आता है अशोक के 14 शिलालेख और उनकी विषय वस्तु। अशोक के 14 शिलालेख और उनकी विषय वस्तु, ये टॉपिक है। इसमें काफ़ी डिटेल्ड चीज़ें हैं और इसीलिए मैंने इसको स्लाइड के माध्यम से, कि चीज़ें ऑथेंटिक तरीके से और बड़े मूर्त रूप में हम इन चीज़ों को समझ सकें। अशोक के 14 शिलालेखों में अब समराइज कुछ क्वेश्चन आते हैं। धर्म प्रचारक भेजने का जो उल्लेख है वो दूसरे, 5वें और 13वें शिलालेख में, और विदेशी राजाओं का उल्लेख भी संयोगवश दूसरे, 5वें और 13वें शिलालेख में विदेशी राजाओं का उल्लेख है। दक्षिणी जो राज्य या संगम राज्यों का उल्लेख दूसरे व 13वें शिलालेख में, यानी 5वें में नहीं है। और 5वें शिलालेख में अशोक के स्वयं के और अपने भाइयों के परिवार का उल्लेख किया गया है। 5वें शिलालेख में अशोक अपने परिवार का और अपने भाइयों के परिवार का उल्लेख करता है। तो दूसरा, 5वां और 13वां इस रूप में इम्पोर्टेंट है कि धर्म प्रचारक के पड़ोसी राज्यों और विदेशी राज्यों का उल्लेख और संगम राज्यों का उल्लेख और अशोक के स्वयं के परिवार के संदर्भ में ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण होता है। अब प्रथम शिलालेख में इसमें क्वेश्चन आता है समाज का उल्लेख किस में है। समाज का उल्लेख अशोक के प्रथम शिलालेख में है। समाज का मतलब है यहाँ पर उत्सव, तो इस पर निषेध किया गया है। पशु बलि का भी निषेध किया गया है,
क्योंकि उत्सव फेस्टिवल इन सब में स्वाभाविक है कि जानवरों की बलि दी जाएगी, इसलिए अशोक इनका निषेध करता है। समाज का निषेध और पशु बलि का निषेध, ये याद रखिए, ये पहले वृहत शिलालेख में इसका उल्लेख मिलता है। अशोक लिखता है कि पहले पाकशाला में हजारों जानवर मारे जाते थे, अब 2 मोर और 1 हिरण मारे जाते हैं, और भविष्य में वो भी नहीं मारे जाएंगे। यानी नॉन वायलेंट इस तरह का जो इनका सिस्टम है, वेजिटेरियन सिस्टम है, ये रातों रात नहीं हुआ, ग्रेजुअली इसको इम्प्लीमेंट किया गया। इट वाज इम्प्लीमेंटेड ग्रेजुअली, और जो जानवरों का वध है उसको कम करते करते लास्ट में 2 मोर और 1 हिरण पे ले आए, और ये कहता है कि भविष्य में यह भी नहीं मारे जाएंगे। अब आता है दूसरा शिलालेख। दूसरे शिलालेख में सीमांत राज्यों का उल्लेख मिलता है। दूसरे शिलालेख में सीमांत राज्यों का उल्लेख मिलता है। इन सीमांत राज्यों में चोल, पांडे, सतीय पुत्र, केरल पुत्र जिन्हें चेर कहा जाता है, और श्रीलंका या ताम्रपाणी का उल्लेख मिलता है। तो कितने सीमांत राज्य हो गए? पहला चोल, दूसरा पांडे, तीसरा सतीय पुत्र, चौथा केरल पुत्र, और पांचवा पांचवा श्रीलंका। चोल, पांडे, सतीय पुत्र और केरल, ये 4 तो भारत की सीमा के भीतर हो गए, और 5वां अपना पड़ोसी देश श्रीलंका हो गया, इनका उल्लेख मिलता है। और यवन राजा एंटियोकस का उल्लेख भी मिलता है। एंटियोकस वही है जिसने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक दूत बाद में भेजा था। यानी इससे पहले है, यानी एंटियोकस अशोक से पहले भी सीरिया का शासक था। तो यवन राजा एंटियोकस कहाँ का राजा है? यवन को हम क्या कह सकते हैं कि ये सीरिया का राजा था, और जिसने इनके पिता बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक दूत भेजा था, जिससे बिंदुसार मदिरा, सूखी अंजीर और दास 3 चीज़ों की मांग करता है। और एंटियोकस से सीरिया और एंटियोकस डायमेकस दोनों में कस है। आप इस चीज़ को पिछली क्लास में भी मैंने बताया था, इन चीज़ों को आप याद कर सकते हैं। पशुओं एवं मनुष्यों के लिए चिकित्सालय बनाना, दवाइयों के लिए जड़ी बूटियाँ उगाना, इन सब का उल्लेख भी इसमें मिलता है। अशोक के जो लोक कल्याण के राज्य हैं, जैसे कुएं खुदवाना, छायादार पेड़ लगवाना, इसका उल्लेख भी मिलता है। अब इस तरह का जो उल्लेख है, ये जैसे प्रत्येक 8 कोस पर कुएं खुदवाना, बरगद के छायादार पेड़ लगवाना, आम्र कुंज लगवाना और औषधालय बनवाना, इन सब का जो उल्लेख है ये अशोक के 7वें बृहत स्तंभ लेख में भी मिलता है, जो कि अशोक का सबसे बड़ा अभिलेख, सबसे बड़ा स्तंभ लेख माना जाता है। तो आप इस चीज़ को, क्योंकि इन दोनों को कोरिलेट कर लें, तो मैं इंटररिलेट करने वाली चीज़ें ही यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि प्रति 8 कोस पर कुएं, बरगद के पेड़ लगाना आदि का उल्लेख, आदि का उल्लेख 7वें बृहत स्तंभ लेख में भी है। 7वें बृहत स्तंभ लेख में भी है। विदेशी राज्य हैं, इनका उल्लेख दूसरे, 5वें और 13वें में है। 13वें में सबसे ज़्यादा है। अब इस पर भी हम चर्चा करेंगे तब वहाँ पे, क्योंकि दूसरे में तो केवल एक का उल्लेख है, सीरिया के राजा एंटियोकस का। तो कितने सीमांत राज्यों का उल्लेख है? 5 सीमांत राज्य, जिनमें 4 भारतीय सीमा में और 1 श्रीलंका को है। तो ये 5 सीमांत राज्य और 1 सीरिया का राजा एंटियोकस का उल्लेख है। और लोक कल्याण के कुएं खुदवाने, छायादार पेड़ जैसी चीज़ है, ये चीज़ रिपीट होती है किसके साथ? 7वें स्तंभ लेख के साथ। ये विशेष रूप से आपको याद रखना है, क्योंकि हम वहाँ भी पढ़ते हैं, फिर चीज़ों को रिलेट नहीं कर पाते। एग्जाम में इस तरह का प्रश्न आए कि जो आपको आता है वो तो प्रश्न में दे दिया कि दूसरे वृहत शिलालेख में कुएं खुदवाने और छायादार पेड़ लगवाने जैसी चीज़ों का अन्य कहाँ पर उल्लेख मिलता है। तो हमें तो दूसरा ही आता था, अन्य को हम इस जोड़ ही नहीं पाए। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये 7वें स्तंभ लेख में, 7वें बृहत स्तंभ लेख में भी इसका उल्लेख मिलता है। अब अगला आता है तीसरा शिलालेख।
ये इसमें अशोक कहता है कि राज्याभिषेक के 12वें वर्ष में युक्तों, राजुकों और प्रादेशिकों के साथ पृथ्वी 5वें वर्ष दौरे का आदेश दिया। ये बार बार परीक्षा में प्रश्न आता है। मैं बताता हूँ कि बार बार एग्जाम में ये प्रश्न आता है कि युक्तों, राजुकों और प्रादेशिकों को प्रति 5वें वर्ष से दौरे का आदेश कहाँ दिया गया? तीसरे शिलालेख में, तीसरे वृहद शिलालेख में। किन 3 पदाधिकारियों का उल्लेख मिलता है? पहले युक्त का उल्लेख मिलता है, दूसरा राजुक का मिलता है, तीसरा प्रादेशिक का उल्लेख मिलता है। लेकिन तीसरे शिलालेख में आप देखना धम्म महामात्र का उल्लेख नहीं मिलता है। तो एक प्रश्न ये आ सकता है कि तीसरे शिलालेख में कौन से पदाधिकारी का उल्लेख नहीं है? युक्त, राजुक, प्रादेशिक, इनका उल्लेख है, लेकिन धम्म महामात्र का उल्लेख नहीं है। तो यहाँ पर माता पिता, मित्रों और रिश्तेदारों के प्रति आज्ञाकारी होना और ब्राह्मण श्रमणों को दान देना बताया है। एक प्रश्न ये आता है कि ब्राह्मणों के साथ किसका उल्लेख करता है? वो श्रमण का, यानी ब्राह्मण के साथ किसका उल्लेख करता है? श्रमण। किसका जोड़ा बनाता है? कई बार दे देता है निर्ग्रंथ, आजीवक। तो ब्राह्मण के साथ श्रमण का, और ब्राह्मण श्रमण के इस जोड़े का उल्लेख ये तीसरे शिलालेख में मिलता है। और ये कहता है कि अहिंसा अल्पसंख्यक और अल्प व धम के लिए अति आवश्यक है। तो तीसरे शिलालेख में युक्त, राजुक, प्रादेशिक का उल्लेख है, धम्म महामात्र का उल्लेख नहीं है। धम्म महामात्र का उल्लेख ये शायद 5वें शिलालेख में करता है। अब चौथे शिलालेख में ये कहता है कि रणघोष के स्थान पर धम्म घोष ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसकी आवाज़ होनी चाहिए। तो अगला प्रश्न ये बनता है कि धम्म घोष की शुरुआत ये कहाँ से हुई है? ये चौथे शिलालेख में है। और लोगों को दिव्य विमान, हाथी, अग्निस्कंद आदि के दिव्य रूपों के दर्शन होते हैं। अब एक पेपर में मैंने ये क्वेश्चन भी देखा था कि अशोक के लोगों को किन चीज़ों का दर्शन कराता है? ए दिव्य विमान, बी हाथी, सी अग्निस्कंद, या किन का दर्शन नहीं, किन के दिव्य रूप का दर्शन नहीं कराता, और डी मान लीजिए दे दिया घोड़ा या अन्य शेर कोई भी है। तो दिव्य विमान, नंबर 2 हाथी और नंबर 3 अग्निस्कंद, इन 3 चीज़ों के दिव्य रूप के दर्शन का उल्लेख मिलता है। और रणघोष के स्थान पर धम्मघोष का उल्लेख यहाँ पर मिलता है। अब 5वें शिलालेख में राज्याभिषेक के 13वें वर्ष में धम्म महामात्रों की नियुक्ति। अब मैं वापस आपको पिछली स्लाइड में ले चलता हूँ। मैंने बताया था कि तीसरे में युक्त, राजुक और प्रादेशिकों के साथ 12वें वर्ष में 5वें, ये उल्लेख करता है कि 5वें वर्ष दौरे क्या वो किया जाए। लेकिन धम्म महामात्र से पहले अब आप अंदाज लगा सकते हैं कि युक्त, राजुक और प्रादेशिकों की नियुक्ति धम्म महामात्रों से पहले ही हो चुकी थी। धम्म महामात्र की नियुक्ति तो 5वें जो अगर लेख में देखा जाए तो राज्याभिषेक में 13वें वर्ष में धम्म महामात्रों की नियुक्ति होती है। यानी धम्म महामात्रों का उल्लेख तीसरे जो वृहद शिलालेख में नहीं मिलता है। पहली चीज ये है। इसके अलावा यवन, कंबोज, गंधार, रिष्टिक, पैतनिक आदि जनपद और जातियों का उल्लेख मिलता है। इसमें कंबोज, गंधार, रिष्टिक, पैतनिक ये जातियां हैं, और इसमें यवन है, ये क्या हो गया? विदेशी। इसीलिए मैंने कहा था कि दूसरे, 5वें और 13वें शिलालेख में विदेशियों का उल्लेख मिलता है। दूसरे में केवल एक विदेशी राजा सीरिया के शासक एंटियोकस का उल्लेख मिलता है। 5वें में केवल यवन एक जाति के रूप में उल्लेख मिलता है, जबकि विदेशी राजाओं का सबसे ज़्यादा उल्लेख 13वें वृहद शिलालेख में मिलता है। ये एग्ज़ाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट अपने को याद रखना है। बाकी जो हम 5 राजा और उनके जो हम पेयर कई बार एग्ज़ाम में आता है, वो 13वें वृहद शिलालेख में उसका उल्लेख मिलता है। और ये भी ध्यान रखना कि धम्म महामात्र 13वें वर्ष में नियुक्त हुए, युक्त, राजुक और प्रादेशिकों के बाद में ये नियुक्त हुए हैं, और तीसरे में धम्म महामात्र का उल्लेख नहीं है। छठा शिलालेख ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अशोक अपने प्रतिवेदकों को कहता है कि वो चाहे कहीं पर भी हो, चाहे खाना खा रहा हो, अंतःपुर में हो, अंतःपुर में, ये मिस प्रिंट हो गया, चाहे वो अंतःपुर में हो या उसके प्रतिवेदक उसे प्रजा के कार्यों की सूचना देते रहे। यानी वो कहीं पे भी हो, सो रहा हो, खाना खा रहा हो, गुप्तचरों को उसकी सूचना देनी चाहिए। तो एक स्ट्रॉन्ग गुप्तचर तंत्र का भी
छठे शिलालेख में ये उल्लेख हम मान सकते हैं। लैंग्वेज घुमा के पूछी जा सकती है कि गुप्तचरों द्वारा सूचना लेन देन का उल्लेख ये छठे शिलालेख में है। सातवें शिलालेख में इसमें धम्म श्रावण का संदेश दिया गया है। धर्म श्रावण के संदेश में क्या है, जैसे सभी धर्मों के लोग सभी स्थानों पर रहें, पीपल ऑफ ऑल रिलीजन शुड लिव एट ऑल प्लेसेज, सभी स्थानों पे सभी धर्मों के लोग रहने चाहिए, और सभी पंथों के मध्य आत्मनियंत्रण, आत्मसंयम और मन की पवित्रता या शुद्धि भी होनी चाहिए। सभी लोगों के मध्य आत्मनियंत्रण और मन की पवित्रता होनी चाहिए। ये धम्म श्रावण का संदेश। अब एग्जाम में प्रश्न यही आता है, धम्म श्रावण का संदेश कहाँ पे दिया गया है? धम्म श्रावण का संदेश सातवें अभिलेख में दिया गया है। नेक्स्ट अभिलेख है आठवां शिलालेख। शासक के 10वें वर्ष में विहार यात्रा या आखेट के स्थान पर धम्म यात्रा की शुरुआत। देखो इसमें जो दूसरा स्तंभ लेख है दूसरा पृथक शिलालेख है, उसमें आपने देखा होगा चौथे में धम्म घोष के रणघोष के स्थान पर धम्म घोष की उल्लेख मिलता है। तो धम्म घोष का उल्लेख चौथे में है, जबकि जो धम्म यात्रा है, धम्म यात्रा का जो उल्लेख है ये 8वें में है। धम्म घोष चौथे में है और धम्म यात्रा 8वें शिलालेख में, पृथक शिलालेख में। इसमें ब्राह्मणों, सन्यासियों और लोगों से मिलना, धम्म वार्ता करना और उनके धम्म संबंधी प्रश्नों का उत्तर दिया जाता था। इस यात्रा में जैसे आजकल होता है प्रशासन आपके द्वार और इस तरह की, शायद इस तरह की कंसेप्ट, लोक कल्याणकारी कंसेप्ट धर्म के माध्यम से अशोक ने बनाई होगी। तो 10वें वर्ष में विहार यात्रा के स्थान पर इन्होंने धम्म यात्रा शुरू की। विहार यात्रा मतलब पशुओं का शिकार होता था, आखेट। और शासन के 10वें वर्ष में ये बोध गया की यात्रा का भी इसमें उल्लेख मिलता है, यानी अशोक के द्वारा तीर्थ यात्रा का उल्लेख इसमें मिलता है। अब जो नवा शिलालेख है इसमें ये कहता है कि स्त्रियां बहुत ही सारहीन मंगल करती हैं, इनके स्थान पर धम्म मंगल होना चाहिए। यानी धम्म घोष चौथे में है, धम्म यात्रा 8वें में है। अगर इसको मैं शॉर्ट में लिखूं, धम्म घोष चौथे में है, धम्म यात्रा 8वें में है, 8वें शिलालेख में है, और धम्म मंगल ये 9वें में है। इस तरह की चीज़ें एक साथ आ सकती है, इनको अपने को एक साथ कवर भी करना है। धम्म मंगल ये कहाँ पर है? ये 9वें में है। और इसके अलावा ये कहता है कि धम्म मंगल को ये श्रेष्ठ भी बताता है। इसी तरह 10वें शिलालेख में ये धम्म की श्रेष्ठता पर बल देता है। 10वें शिलालेख में धम्म की श्रेष्ठता पर बल देता है। 11वां शिलालेख ये धौली और जौगढ़ से नहीं मिले, 11वें, 12वें, 13वें, यहाँ इसके स्थान पर 2 पृथक कलिंग शिलालेख हैं, इनका भी हम उल्लेख करेंगे। ये धम्म दान को साधारण दान से उत्तम बताता है। यानी धम्म दान का उल्लेख अब कहाँ पे हो सकता है? देखो धम्म घोष चौथे में, धम्म यात्रा 8वें में, धम्म मंगल 9वें में है, और धम्म दान किस में है? धम्म दान ये 11वें में है, ये 9वें में है। अब इस तरह से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप इनके साथ साथ अपने नोट्स, अपनी चीज़ों को इनको कोरिलेट करते जाइए कि धम्म घोष चौथे में है, धम्म यात्रा 8वें में है, धम्म मंगल 9वें में, धम्म दान 11वें में उल्लेखित है। और दासों और सेवकों के प्रति उचित व्यवहार, माता पिता की सेवा, मित्र परिचित, ब्राह्मण श्रमणों के प्रति उदारता और अहिंसा ही धम्म दान है। अब धम्म दान के क्या क्या क्राइटेरिया हैं? धम्म दान का पहला क्राइटेरिया है दासों और सेवकों के प्रति उचित व्यवहार। अलग अलग अपने को याद करना है कि इसमें क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे जो टफ क्वेश्चन होंगे, जो अपने को आते भी हैं और एग्जाम हॉल में कॉन्फिडेंस से हम अटेम्प्ट भी नहीं कर पाएंगे, वो क्वेश्चन यहीं से ऐसे बनेंगे। इसीलिए मैं इसको स्लाइड के माध्यम से कर रहा हूँ, ताकि मैं इंटरप्रिटेशन, एक्सप्लेनेशन और इंटर रिलेशन वाला जो पार्ट है इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको करवा सकूँ और आप उसको कोरिलेट कर पाएँ।
क्योंकि चीज़ें फैक्चुअल हैं, यहाँ पर सारी चीज़ें इंटर रिलेशन से जो पर्सन है वो पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर पहली चीज़ है दासों और सेवकों के प्रति उचित व्यवहार, दूसरी चीज़ है माता पिता की सेवा, यानी धम दान की दूसरी चीज़ कौन सी है, माता पिता की सेवा, तीसरा परिचितों ब्राह्मण श्रमणों के प्रति उदारता, और चौथा है अहिंसा। यानी धम दान में ये चार चीज़ें हैं। अब इसमें प्रश्न बड़ा आराम से बन सकता है कि धम दान में उनमें से कौन सी चीज़ है। नंबर 1 सेवकों और दासों के प्रति उचित व्यवहार, नंबर 2 माता पिता की सेवा, नंबर 3 मित्रों परिचितों और ब्राह्मणों श्रमणों के प्रति उदारता, और चौथा है अहिंसा। ये चारों ही हैं। विकल्प दे सकता है 1 2 3 2 3 4, ये चारों हैं। फिर ये दे सकता है कि धम दान में किनके प्रति उदारता की बात कही गई है। धम दान में इन 3 चीज़ों के प्रति उदारता की बात कही गई है। पहला मित्र, दूसरा परिचित, और तीसरा ब्राह्मण और श्रमण। इन 3 के प्रति उदारता की बात कही गई है। तो इसमें चौथा चीज़ डाल सकता है कि धम दान में किसके प्रति उदारता की बात है या किसके नहीं है। चौथा विकल्प बन सकता है। एक एक जो शब्द है इसको आपको समझना है, इसका इंटर रिलेशन, इसमें एग्जाम के क्वेश्चंस का ओरिएंटेशन आपको डेवलप करना है। 12वां जो शिलालेख है, 12वां शिलालेख कहता है कि यह धार्मिक सहिष्णुता का शिलालेख है। इसमें कहा गया है कि सभी संप्रदाय के लोग सभी स्थान वो है रहें, सभी संप्रदायों के लोग एक दूसरे के सिद्धांतों को जाने, सभी संप्रदायों के लोग एक दूसरे के सिद्धांतों को जाने। ये 12वें में कहा गया है, और इसको कहा गया है सहिष्णु, धार्मिक सहिष्णुता का शिलालेख। ये एग्जाम में पूछा जाता है, रिलीजियस टॉलरेंस या धार्मिक सहिष्णुता का कौन सा शिलालेख है, 12वां है। और सभी धर्मों के धर्मसार वृद्धि की कामना, ये भी 12वें में है। मैं फिर से यहाँ पे इसमें लिख दूँ कि धर्मसार वृद्धि, इसके अलावा धम दान, और 12वें में कौन सी आ जाएगी, धर्मसार वृद्धि। धर्मसार वृद्धि ये किस में आ जाएगी, 12वें में। यानी धम घोष 4थे में, धम यात्रा 8वें में, धम मंगल 9वें में, धम दान 11वें में, और जो धर्मसार वृद्धि है ये 12वें में आ जाएगी। और एक पीछे और आया था कि सभी धर्मों के लोग सभी स्थानों पर जो रहें, इससे रिलेटेड एक सभी धर्मों के लोग सभी स्थानों पर रहें, ये 7वें शिलालेख में है। सभी धर्मों के लोग सभी स्थानों पर रहें, ये 7वें शिलालेख में है। जबकि 12वें शिलालेख में ये कहता है कि सभी संप्रदाय के लोग एक दूसरे के सिद्धांतों को जाने। इन दोनों में भी फर्क है। सभी संप्रदायों के लोग सभी स्थानों पर रहें, ये 7वें शिलालेख में है, 7वें जो वृहद शिलालेख में है। जबकि सभी संप्रदायों के लोग एक दूसरे संप्रदायों के सिद्धांतों को जाने, ये 12वें शिलालेख में है। और सभी धर्मों के धर्मसार वृद्धि की कामना की है। ये भी कहा गया है कि जो मनुष्य अपने धर्म को पूजता है और दूसरे धर्म की आलोचना करता है, वह ऐसा करते हुए अपने धर्म को हानि पहुंचाता है। इसलिए वाणी पर भी संयम होनी चाहिए। यानी ये पूरी चीज़ ही धार्मिक सहिष्णुता पर आधारित है। रिलीजियस टॉलरेंस की बात आए तो आपको 12वां शिलालेख करना है। इसमें धम महामात्र, दक्ष महामात्र और ब्रजभूमिक महामात्र नामक अधिकारियों के नाम भी मिलते हैं। धर्म महामात्र इससे पहले कहाँ पे मिलता था, 5वें में भी उल्लेख है। धम महामात्र की राज्याभिषेक के जो 13वें वर्ष है, इसमें इसकी नियुक्ति की गई थी 5वें में। तीसरे स्तंभ लेख में मैंने बताया था कि राजुक युक्त और प्रादेशिकों को प्रति 5वें वर्ष दौरे का उल्लेख करता है कि उनको दौरा करना चाहिए। 5वें में धम महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख मिलता है 13वें वर्ष में। लेकिन जो 12वें में धम महामात्र, स्त्रियादक्ष महामात्र और ब्रजभूमिक महामात्र, ये महामात्र नाम के जो 3 अधिकारी हैं, ये 12वें शिलालेख में मिलते हैं। इसमें भी प्रश्न आ सकता है कि कौन सा अधिकारी 12वें शिलालेख में नहीं है। धम महामात्र 1 ये है,
स्त्रियाध्यक्ष महामात्र 2, ये है ब्रज भूमिक 3 है। तो युक्त, राजुक और प्रादेशिक के कोई सा ऑप्शन इसमें शामिल करके एक अच्छा प्रश्न इसमें बनाया जा सकता है। मैं इमीडिएटली मेरे दिमाग में जो ओरिएंटेशन क्वेश्चंस का बन रहा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि स्लाइड के माध्यम से आपको एक पूरा दिमाग का एक फोकस इसके जरिए करवाया जा सके। 13वें शिलालेख में राज्याभिषेक के 8वें वर्ष से कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में कलिंग विजय का उल्लेख है। धम्म विजय साधारण विजय से अधिक कल्याणकारी बताई गई है, और कलिंग विजय में वे नरसंहार पर जो है, अब कलिंग विजय है ये 13वें में इसका उल्लेख मिलता है। पहली चीज तो ये है, कलिंग विजय का उल्लेख 13वें में मिलता है। और दूसरा है विदेशी राजाओं का उल्लेख यहाँ मिलता है। दूसरे में मैंने बताया था कि दूसरे अभिलेख में केवल सीरिया के राजा एंटियोकस का उल्लेख मिलता है। 5वें में केवल यवन जाति का उल्लेख मिलता है, विदेशियों का उल्लेख तो है लेकिन राजा का उल्लेख नहीं है। राजा का उल्लेख आए तो दूसरा और 13वां होगा, और अगर विदेशियों का आए तो दूसरा 5वां 13वां होगा, और सर्वाधिक राजाओं का उल्लेख आए तो 13वां होगा। तो विदेशी राजाओं में जैसे एंटियोकस, टॉलमी, एंटिगोनस, मैगस और अलेक्जेंडर, इन 5 राजाओं का उल्लेख मिलता है, और इनके क्षेत्रों में भी धम्म विजय का उल्लेख मिलता है। टोटल कितने राजा हैं इसमें? 5 राजा। अब इसमें प्रश्न ये बनता है कि 13वें वृहत शिलालेख में कितने विदेशी राजाओं का उल्लेख मिलता है? 5 राजाओं का। 13वें विदेशी जो वृहत शिलालेख की विषय वस्तु क्या क्या है? कलिंग युद्ध और उसका पश्चाताप। दूसरा, विदेशी राजाओं का उल्लेख मिलता है, ये इसका उल्लेख करता है। इसके अलावा चोल, पांडे और श्रीलंका या ताम्रपर्णी में भी धम्म विजय का उल्लेख मिलता है। तो सबसे ज़्यादा सीमावर्ती और विदेशियों का उल्लेख किसमें मिलता है? 13वें शिलालेख में। और इसके अलावा साम्राज्य के अंदर भी यवन, कंबोज, नाबक, नाब पंक्तियों, भोजों, पितनिकों, आंध्रों और पुलिंदों को हर जगह देवनाम प्रिय के धम्म आदेशों की अनुपालना होती है, ये उल्लेख भी मिलता है। यानी कितनी सारी जातियों का उल्लेख मिलता है, डाइवर्सिटी का उल्लेख मिलता है, विविधता का उल्लेख मिलता है। जिस विविधता की, एकता की हम आज के संदर्भ में बात करते हैं, वो अशोक ने आज से 2300 वर्ष पहले इन चीज़ों की बात की थी। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना ब्रॉड विजन इनका रहा होगा। अब जो एंटियोकस, ये सीरिया का राजा है। टॉलमी फिलाडेल्फस से, ये मिस्र का राजा है। ये सारे जो नाम हैं कहाँ कहाँ हैं, ये हम बाद में अलग से अशोक का जब अभिलेख पढ़ेंगे वहाँ पे करेंगे। यहाँ पे मेरा उद्देश्य ये है कि सबसे ज़्यादा विदेशी राजाओं और जो क्षेत्रीय जातियों का अगर उल्लेख देखा जाए तो ये 13वें में ही मिलेगा। विदेशी राजाओं का उल्लेख है, सीमावर्ती राज्यों का उल्लेख है, और अन्य जो जातियां हैं, यवन, कंबोज, नाबक, नाब पंक्तियों, भोज, पितनिकों, आंध्र, पुलिंद, हर जगह का ये उल्लेख है, ये 13वें में मिलता है। और राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग वर्ष विजय का उल्लेख मिलता है। यानी कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और 13वें शिलालेख में ये भी कहता है कि देवनाम प्रिय को विश्वास है कि जो लोग गलती करते हैं उन्हें जहाँ तक संभव हो माफ़ कर देना चाहिए। ईसा मसीह वाली जो बात है कि हे प्रभु इन्हें माफ़ करना कि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें भी यहाँ हैं। 8वीं जाति, ये और है कि 8वीं जाति यानी 8वीं क्षेत्र, जो जंगली क्षेत्र है उनको कहा जाता है। जंगल में रहने वाली जातियों के बारे में भी उल्लेख है कि जो अपराध करती हैं उन्हें क्षमा करने का आश्वासन दिया गया है, और साथ में उनके खिलाफ कड़े कदम उठाने की चेतावनी भी दी गई है कि अगर वो अनुशासन में नहीं रहेंगे तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है। तो 8वीं जातियों का उल्लेख मिलता है। प्रश्न ये आ सकता है कि कौन कौन सी जातियों का उल्लेख इसमें है? यवन, कंबोज, नाबक 3, नाब पंक्तियाँ 4, भोज 5, पिकनिक 6, आंध्र 7, पुलिंद 8, 8वीं 9। इसके अलावा ये विदेशी जातियाँ, इसके अलावा चोल, पांडे, श्रीलंका। यानी ये अपने आप में इतनी व्यापक है 13वां शिलालेख है कि इससे काफ़ी क्वेश्चन से एग्जाम में बन सकते हैं। 12वें में आप विशेष रूप से, जैसा मैंने बताया, ये याद ज़रूर रख लेना कि 12वें में, 5वें और 12वें में धम्म महामात्र की नियुक्ति का उल्लेख मिलता है। प्रश्न आ सकता है कि कौन से अभिलेख में धम्म महामात्र की नियुक्ति का उल्लेख मिलता है, या धम्म महामात्र का उल्लेख मिलता है 5वें और 12वें में। नेक्स्ट है 14वां शिलालेख। ये धम्म आधारित अभिलेख। इसमें कहता है कि राजा प्रियदर्शी द्वारा इसलिए खुदाए गए कि लोग धम्म के सिद्धांतों की अनुपालना कर सकें।
लोग धम्म के सिद्धांतों की पालन कर सकें, उनको फॉलो कर सकें, इसलिए ये अभिलेख खुदाए गए हैं। धौली, जोगढ़, इसमें 11, 12, 13 नंबर के शिलालेखों के स्थान पर 2 पृथक कलिंग शिलालेख मिलते हैं। ये तोसाली और संपा के जिला अधिकारियों को संबोधित किए गए थे। तोसाली धौली का प्रशासनिक केंद्र था और जोगढ़ का प्रशासनिक केंद्र संपा था। इसमें से क्वेश्चन यही आता है कि 11, 12, 13 नंबर के शिलालेखों इसके स्थान पर 2 पृथक कलिंग शिलालेख खुदाए गए हैं। और एक 14वें शिलालेख की बात करें तो इसमें ये कहता है कि ये इसलिए खुदाए गए हैं, ये अभिलेख, धम्म अभिलेख, कि लोगों को इनकी जानकारी मिले, लोग इन धम्म के सिद्धांतों की पालना कर सकें। यहाँ पर जो धौली जोगढ़ के हैं, यहाँ पर 2 स्थानीय केंद्र तोसाली और संपा, इनका उल्लेख मिलता है। तोसाली और संपा के जिलाधिकारियों को संबोधित किए गए हैं। तोसाली धौली का प्रशासनिक केंद्र था। एग्जाम में ये प्रश्न आता है, तोसाली किसका प्रशासनिक केंद्र था? तोसाली धौली का प्रशासनिक केंद्र था और जोगढ़ का प्रशासनिक केंद्र संपा था। यानी संपा किसका प्रशासनिक केंद्र था? जोगढ़ का। तोसाली धौली का था और संपा किसका प्रशासनिक केंद्र था? इसका जोगढ़ का। अब इसको याद करने के हिसाब से तोसाली और धौली, अब इसमें ली की ली मात्रा जहाँ मिल रही है वहाँ पे ये अपने आप हो जाएगा। दूसरा संपा अपने आप जोगढ़ में हो जाएगा। एग्जाम में कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए मैं, अब आप मेरे हिसाब से ज़िंदगी भर इस चीज़ को भूलेंगे नहीं। तोसाली, धौली, दै में ओ की मात्रा, तय में ओ की मात्रा और लास्ट में ली से ली मिल रहा है। आप ज़िंदगी भर इस चीज़ को नहीं भूलेंगे, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ। भूलने की कोशिश करोगे भी तो आप भूल के नहीं दिखा पाओगे। फिर भी अगर कोई गलती करता है तो मेरे को बता देना कि साहब इतना होने के बाद भी मैं ये नहीं याद रख पाया कि धौली का प्रशासनिक केंद्र तोसाली है। ऐसा आप कभी नहीं हो सकता। पूरी कोशिश कर लो, आप कभी नहीं भूल पाओगे। इस तरह की ट्रिक्स आप, सेल्फ रेडीमेड ट्रिक भी आप बना लो। अब पृथक जो कलिंग अभिलेख हैं दोनों, उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इसमें कहता है कि अशोक कहता है कि सभी मनुष्य मेरी संतान है। जिस प्रकार मैं अपनी संतान के लिए इहलौकिक एवं पारलौकिक कल्याण की कामना करता हूँ, उसी प्रकार अपनी प्रजा के हित के लिए भी मैं कामना करता हूँ। अशोक सारी जनता को अपनी संतान बताता है। ये दूसरे पृथक कलिंग शिलालेख में भी कहा गया है। इसकी जो अभिलेख की घोषणा तिस्य नक्षत्र के 8वें दिन की गई है। एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है कि प्रथम कलिंग शिलालेख कौन से दिन किया गया? इसकी जो घोषणा है तिस्य नक्षत्र के 8वें दिन की गई। इसमें नगर प्रशासकों को ये आदेश दिया गया था कि वे लोगों को बिना किसी कारण के न तो बंदी बनाए जाएं, न ही यातना न दी जाए, और इस उद्देश्य के लिए प्रति 5वें वर्ष एक अधिकारी को दौरे पे भेजा जाएगा। प्रति 5वें वर्ष से अधिकारी को दौरे पे, युक्त राजुक प्रादेशिकों को दौरे पे भेजने का उल्लेख तीसरे व्रत शिलालेख में भी मिलता है और पृथक कलिंग जो प्रथम पृथक कलिंग शिलालेख में भी मिलता है। वहाँ पे तीनों को उल्लेख किया गया था। यहाँ पे ये है कि एक अधिकारी को दौरे पे भेजा जाएगा और इसमें ये और है कि तक्षशिला में चूंकि वहाँ पे जन विद्रोह हुआ था, वहाँ पे ये अधिकारी 3 वर्ष के स्थान पर 5 वर्ष के स्थान पर 3 वर्ष में ही जाएगा। ये उल्लेख भी इसी में मिलता है। तो कई बार प्रश्न ये भी आता है कि तक्षशिला में 5 के स्थान पर 3 वर्ष ही, प्रत्येक 3 वर्ष बाद ये अधिकारी जाएगा, ये किस में उल्लेख मिलता है? ये जो प्रथम पृथक कलिंग शिलालेख में इसका उल्लेख मिलता है। हाँ, ये 2 स्थानों पे है। उज्जैन के राजकुमारों को भी आदेश दिया गया है कि प्रति 30 वर्ष में जाएंगे, प्रति 30वें वर्ष जाएंगे। उज्जैन में भी विशेष कृपा इसलिए की गई है कि उज्जैन के गवर्नर थे अशोक, उपराजा थे, कह सकते हैं गवर्नर थे। तो उज्जैन और तक्षशिला ये 2 क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे 5 के स्थान पर 3 वर्ष में ही जाएंगे अधिकारी और लोगों से संपर्क करेंगे, ये सुनिश्चित करेंगे कि आदेश की सही अनुपालना हो रही है या नहीं हो रही है। ये अभिलेख किस वर्ष खुदाया गया है? ये अभिलेख तीसरे वर्ष जो तिक्ष्य नक्षत्र है इसके 8वें दिन इसकी घोषणा की गई है और यहाँ पर प्रजा को एक संतान के रूप में बताया गया है और 2 क्षेत्र उज्जैन और तक्षशिला को प्रत्येक 3 वर्ष, 5 वर्ष के स्थान पर 3 वर्ष में अधिकारी दौरा करेंगे। बाकी राज्य में प्रत्येक 5 वर्ष में ये दौरा करने का उल्लेख किया गया है।
द्वितीय पृथक कलिंग शिलालेख, इसमें भी ये कहता है कि सभी मनुष्य मेरी संतान है। दोनों में ये बात कही गई है, ये भी चीज़ विशेष रूप से याद रखनी है। और सीमांत क्षेत्र में जो अविजित लोग हैं उनको भी धम्म का संदेश पहुंचाने का विश्वास और पहुंचाने और उनका विश्वास जीतने का अधिकारियों को निर्देश अशोक के द्वारा दिया गया है। इसकी घोषणा तिस्य नक्षत्र के प्रत्येक चौथे माह में की जाएगी। वो तो तिस्य नक्षत्र के 8वें दिन की गई है, ये तिस्य नक्षत्र के प्रत्येक चौथे माह में इसकी बात की गई है। ये चीज़ आपको विशेष रूप से याद रखना है। और अब एक ये है कि सन्नाती से भी पृथक जो है कलिंग शिलालेख इसको है ये मिला है। सन्नाती का शायद रीज़न अब ये हो सकता है कि जैसे मैंने बताया कि 12वें और जो 13वें शिलालेख हैं इसके कुछ अंश मिले हैं, तो शायद इस आधार पे विद्वान ये मानते हैं। अब मुख्य जो इनके अभिलेखों की जो विषय वस्तु है, जो व्रत स्तंभ लेखों की व्रत शिलालेखों की जो विषय वस्तु है ये हो गई है। अब अपने को स्तंभ लेखों की विषय वस्तु पे कवर करना है। स्तंभ लेखों की संख्या 7 है और ये अशोक के काल की आखिरी घोषणा मानी जाती है। आखिरी इसलिए मानी जाती है कि राज्याभिषेक के 26वें वर्ष पूरे होने के बाद में 27वें वर्ष में इनको लगवाया गया था। तो 26 वर्ष बाद में ये धम्म लिपि उत्कीर्ण करवाई। अशोक ने 26 वर्ष बाद में प्रथम शिलालेख में कहता है कि ये धम्म लिपि उत्कीर्ण कराई। हालांकि धम्म लिपि लिखाने का काम राज्याभिषेक के 12 वर्ष पूरे होने के बाद में 13वें वर्ष में ही हो गया था। लेकिन इन स्तंभ लेखों के बारे में ये कहा गया कि इन स्तंभ लेखों में ये धम्म लिपि 26 वर्ष पूरे होने के बाद 27वें वर्ष लिखाई गई। अब एग्जाम का पहला प्रश्न ये है कि धम्म लिपि पहली बार कब लिखाई गई? 12 वर्ष पूरे होने पर 13वें वर्ष में, यानी बाकी अभिलेखों में भी धम्म लिपि है। धम्म लिपि स्तंभ लेखों में कब लिखाई गई? 26 वर्ष पूरा होने के बाद में 27वें वर्ष लिखाई गई। इसीलिए ये अशोक के काल की आखिरी घोषणा माने जाते हैं। और इन आखिरी में भी आखिरी कौन सा है? 7वां व्रत स्तंभ लेख आखिरी स्तंभ लेख है। राज्याभिषेक के 26 वर्ष बाद में ये धम्म लिपि उत्कीर्ण करवाई गई। महामात्रों को संबोधित करते हुए कहता है कि धर्मानुसार लोगों का पोषण एवं शासन करो। अब मैं ये बता दूं कि धम्म लिपि 12 वर्ष पूरे होने पर 13वें वर्ष लिखाई गई थी और ये जानकारी छठे स्तंभ लेख में मिलती है। तो पहले स्तंभ लेख में क्या जानकारी मिलती है कि ये सारे स्तंभ लेख 26 वर्ष पूरा होने पर 27वें वर्ष लिखाए गए। धम्म लिपि ओवरऑल कब शुरू की गई, इसकी जानकारी किस में मिलती है? इसकी जानकारी इन्हीं स्तंभ लेखों के समूह में छठे स्तंभ लेख में मिलती है कि 12 वर्ष पूरे होने पर 13वें वर्ष लिखाई गई। ये दो क्लियर अलग चीज़ है। स्टूडेंट्स इस वीडियो को नहीं समझ में आए तो 2-3 बार आप सुनो। मैं फिर रिपीट कर दूं कि धम्म लिपि उत्कीर्ण पहली बार कराने की जानकारी इसी स्तंभ लेखों में छठे नंबर के स्तंभ लेख में मिलती है, जिसमें कहता है 12 वर्ष पूरे होने पर 13वें वर्ष में लिखाई गई। और ये स्तंभ लेख कब लिखाए गए इसकी जानकारी इस प्रथम अभिलेख में मिलती है और 7वें में भी ये जानकारी मिलती है कि 26 वर्ष पूरे होने पर ये लिखवाई गई थी। अब दूसरा स्तंभ लेख है, इसमें अशोक पूछता है कि धम्म क्या है। ये बहुत रिपीटेड प्रश्न है, कीचु धम्म, धम्म क्या है? किमचु धम, धम क्या है? और ये कहता है कि अपासी नव बहु कयाने दयादाने, इस तरह से एक पूरा पाली भाषा में शब्द है कि धम पाप से मुक्ति। पाप से मुक्ति के लिए वो एक फ्रेज काम में लेता है, अपासी नव। अपासी नव, अपासी नव किसे कहा गया है? पाली भाषा में इसको पाप से मुक्ति के लिए ये शब्द काम में लिया गया है। अपासी नवे, लोगों का कल्याण, बहु कयाने, आधा लय उसमें पाली में आता नहीं, दया दाने सचो, इस तरह से ये शब्द काम में लिया गया है कि यहाँ पर है चीज़ें हैं। अब देखना, पाप से मुक्ति पहली चीज़, लोगों का कल्याण ये दूसरी चीज़, दया तीसरी, दान चौथी, सत्य पांचवी और शुद्धि छठी, और पाप से मुक्ति या अपासी नव ये पहली। इन 6 चीज़ों को बताया गया है। मैं गिन के बता रहा हूँ, आजकल प्रश्न इस तरह के आते हैं कि इन 6 चीज़ों को बताया गया। पहला तो ये पूछता है धम्म क्या है और दूसरे में ही ये जवाब देता है कि धम्म। अब हम अशोक के जो पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें धम्म पढ़ेंगे, उसमें भी डिटेल में आएगा कि धम्म की परिभाषा कहाँ दी गई है। धम्म की परिभाषा ये दूसरे स्तंभ लेख में दी गई है। और ये भी कहता है कि धम्म
की परिभाषा में ये 6 चीज़ें बताई गई हैं कि इनसे ये सारी चीज़ें धम्म हैं। धम्म से 2 पैर वाले पक्षी और चौपाए जानवर और पानी में रहने वाले प्राणी भी लाभान्वित हुए। यानी जानवर, पक्षी और मछलियाँ, समुद्री जीव जंतु, कछुए, ये सभी इनसे लाभान्वित हुए हैं। ये जानकारी भी कहाँ मिलती है? ये द्वितीय स्तंभ लेख में मिलती है। ये थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, लेकिन अब लिखा है राजा ने तो अब हमें बताना पड़ रहा है। कुछ फ्लैटरी या चापलूसी टाइप की सी चीज़ें भी हो गई। इससे पता चलता है कि ये फ्लैटरी या चमचागिरी शायद पुराने ज़माने से ही दुनिया में चली आ रही है कि 2 पैर वाले पक्षी, चौपाए जानवर और पानी में रहने वाले लोग भी लाभान्वित हुए। तीसरा स्तंभ लेख। मनुष्य अपने सुकृतों को, अच्छे कार्यों को तो देखता है, लेकिन कभी वो आसिनव, पाप नहीं देखता है। तो पाप से मुक्ति, पाप को कहा जाता है आसिनव, और पाप से मुक्ति को क्या कहा जाता है? अपासीनव। आसिनव पाप और अपासीनव पाप से मुक्ति। अपासीनव बहु कयाने दया दाने, ये जो फ्रेज है इसमें अपासीनव का मतलब हो गया पाप से मुक्ति। तो मनुष्य अपने सुकृत्यों को देखता है, पर कभी भी वह अपने आसिनव या पाप पर दृष्टि नहीं डालता। ये कृष्टि हो गया, इसको दृष्टि कर लेना। कभी भी अपने पाप पर दृष्टि नहीं डालता। और 5 तरह के आसिनव बताए गए हैं। देखो, धम्म में 6 तरह की चीज़ें बताई गई हैं कि पाप से मुक्ति, लोगों का कल्याण, तीसरा दया, चौथा दान, पांचवा सत्य और छठा शुद्धि, ये धम्म है। और अब जो 5 तरह के जो पाप से मुक्ति होनी चाहिए, इन 5 पापों की जो लिस्ट है ये यहाँ पर दी गई है। ये लिस्ट है: नंबर 1 चंडीय, निष्ठुय, निष्ठुरता, क्रोध, मान और ईर्ष्या। ये 5 तरह के आसिनव यहाँ पर तीसरे स्तंभ लेख में बताए गए हैं। ये भी एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि कितने तरह के पाप बताए गए? 5। कौन से में है? तीसरे में है, यानी विषम में विषम है। तीसरे स्तंभ लेख में 5 तरह के पाप बताए गए हैं। चौथा स्तंभ लेख में अशोक कहता है कि जैसे एक माँ अपनी संतानों को एक कुशल दाय को सौंपकर निश्चिंत हो जाती है, उसी प्रकार मैंने भी राजूकों की नियुक्ति की है। अब युक्त, प्रादेशिक और राजूकों की नियुक्ति के बारे में मैंने अभी बताया था। कौन सा अभिलेख है, कौन से स्तंभ लेख है, कौन से वृद्ध शिलालेख हैं? तीसरे में युक्त, राजुक और प्रादेशिकों का उल्लेख मिलता है। और यहाँ पर राजुकों का जो उल्लेख है, राजुक नामक अधिकारी का उल्लेख है, ये चौथे स्तंभ लेख में भी मिलता है। कोरिलेट कर लेना। राजुक का उल्लेख तीसरे वृहत शिलालेख में भी है, और राजुक का उल्लेख चौथे स्तंभ लेख में भी है। मृत्युदंड प्राप्त लोगों को 3 दिन का प्रायश्चित देने के समय की घोषणा की गई थी। अब इसमें एक प्रश्न आया था कि अशोक के किस अभिलेख से पता चलता है कि उसके समय में मृत्युदंड दिया जाता था? तो मृत्युदंड देने का उल्लेख चौथे स्तंभ लेख में है कि जिसको मृत्युदंड मिल गया उसको 3 दिन का समय दिया जाए अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए। राजुकों को न्यायिक और दंडात्मक अधिकार भी दिए गए। तो अब यहाँ से पता चलता है कि चौथे स्तंभ लेख से कि अशोक ने मृत्युदंड को समाप्त नहीं किया था। तो राजुक को न्यायिक और दंडात्मक अधिकार दिए गए। राजुक की प्रकृति का पता चलता है कि ये न्यायिक प्रकृति का अधिकारी था, जो पनिशमेंट भी देता था, और पनिशमेंट के रूप में यहाँ पर मृत्युदंड जैसी व्यवस्था भी थी जिसको समाप्त नहीं किया गया। और राजुक नामक जो अधिकारी है वो तीसरे वृहत शिलालेख में भी युक्त और प्रादेशिकों के साथ मिलता है। 5वें स्तंभ लेख में और 12वें स्तंभ लेख में हमने देखा है कि धम्म महामात्रों की नियुक्ति के बारे में भी ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति का उल्लेख मिलता है। तो इनको आपस में हमें कोरिलेट करते हुए चलना है। 5वां स्तंभ लेख। 5वां स्तंभ लेख में ये कहता है कि राज्याभिषेक के 26 वर्ष बाद में उन प्राणियों की सूची दी गई है जिनका हत्या नहीं की जाए। इन सूची में 23 पशु पक्षियों के नाम हैं, और ये भी कहता है कि 26 वर्षों में 25 बार कैदियों को रिहा किया गया। 26 वर्ष में 25 बार इन कैदियों को रिहा किया गया। इस चीज़ का उल्लेख अशोक करता है। तो राज्याभिषेक के 26 वर्ष बाद में यानी फिर उल्लेख मिलता है कि यानी ये
कब लगाए गए हैं, ये 26 वर्ष बाद 27वें वर्ष में ये स्तंभ लेख लगवाए गए हैं। और इनमें उन प्राणियों की सूची दी गई है, 23 पशु पक्षी हैं जिनका वध नहीं किया जा सकता, और 26 वर्ष में 25 बार कैदियों को रिहा किया गया। इस चीज़ का भी उल्लेख 5वें स्तंभ लेख में मिलता है। अब छठे स्तंभ लेख में इस चीज़ का उल्लेख मिलता है कि जनता का हित एवं सुख जिसमें है उसकी मैं परीक्षा करता हूं और अधिकारियों की भी जांच करता हूं, कि जिस काम में जनता का हित है, जनता की सुरक्षा या जनता का सुख है, उसको मैं लागू करता हूं और अधिकारियों से भी की भी जांच करता हूं। राज्याभिषेक के 12 वर्ष पूरे होने पर यानी 13वें वर्ष में धम्म लिपि लिखवाई गई। अब इस धम्म लिपि को लिखवाने का मैं एक पीछे वाले पहले मैं फिर से मैं चला जाता हूं कि 26 वर्ष पूरे होने के बाद में ये धम्म लिपि लिखाई गई है। ये तो प्रथम शिलालेख में उल्लेख मिलता है, लेकिन ओवरऑल धम्म लिपि लिखाने की जो शुरुआत है ये वो कहता है कि राज्याभिषेक के पूरे होने के 12 वर्ष बाद में पहली बार धम्म लिपि लिखाई गई। लेकिन ये स्वयं छठा स्तंभ लेख भी कब लिखाया गया है, इसकी धम्म लिपि 26वें वर्ष से लिखाई गई है। तो फिर मैंने नोट लगा के लिखा है कि इन स्तंभ लेखों की लिपि 26 वर्ष पूरे होने पर लिखाई गई। ओवरऑल धम्म लिपि 12 वर्ष पूरे होने पर 13वें वर्ष में लिखाई गई। इसका उल्लेख छठे स्तंभ लेख में मिलता है। 7वें स्तंभ लेख में ये कहता है कि धम्म की व्याख्या एवं धम्म प्रचार के लिए किए गए कार्य का उल्लेख मिलता है। लोक कल्याण के कार्यों की जानकारी मिलती है, जैसे प्रत्येक 8 कोस पर कुएं खुदवाना, बरगद के छायादार पेड़ लगवाना, सराय बनवाना, इस तरह के वेलफेयर के कार्यों की मैंने अभी कहा था कि दूसरे स्तंभ लेख में भी मैं वहाँ पे मैंने लिखाया था आपको, लोक कल्याणकार के दूसरे शिलालेख में मैंने ये चीज़ यहाँ पे विशेष रूप से बताई थी कि 7वें वृहत स्तंभ लेख में मिलता है। तो दूसरे शिलालेख में इस चीज़ की जानकारी मिलती है, और इसी चीज़ को मैं कोरिलेट करते हुए यहाँ पे लिख रहा हूँ कि 7वें स्तंभ लेख में यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि दूसरे वृहत शिलालेख की भांति, यानी इन दोनों में लोक कल्याण कार्य के जो कार्य हैं इनकी कुछ चीज़ें कॉमन है दूसरे वृहत शिलालेख की भांति। ये चीज़ें मैं बार बार स्लाइड पलट के आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप इनको कोरिलेट कर पाओ। चीज़ें सभी को पता है, लेकिन एग्जाम में हम कोरिलेट करेंगे, उनको अप्लाई करेंगे, तभी तो ये चीज़ें याद रह पाएंगी। प्रत्येक 8 कोस पे कुएं खुदाना, ये सारी जानकारी ये 7वें स्तंभ लेख में अशोक देता है। इसके अलावा ब्राह्मण, आजीवक और निर्ग्रंथों आदि का संघ के साथ उल्लेख मिलता है। और ये भी है कि ये 7वां स्तंभ लेख जैसे मैंने बताया कि ये केवल दिल्ली टोपरा में मिलता है, अन्य स्थानों पे नहीं मिलता है। यहाँ पे धम्म स्तंभ की स्थापना और धम्म महामात्रों की नियुक्ति का भी उल्लेख मिलता है। अब धम्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता है? 5वें वृहत शिलालेख में, 12वें में मिलता है, और फिर 7वें स्तंभ लेख में मिलता है। 7वें स्तंभ लेख में मैं इसको फिर से आपको पीछे वाले रिपीट करते हुए मैं आपको दिखा दूं। 12वें में देखो धम्म महामात्रों की नियुक्ति, मैंने वहाँ पे लिखाया था कि 5वें में भी उल्लेख मिलता है। धम्म महामात्रों के साथ स्त्र्याध्यक्ष महामात्र और ब्रजभूमिक महामात्र ऐसे अधिकारियों की भी नियुक्ति की गई। मैं बार बार मैं स्लाइड के माध्यम से ये चीज़ करवाने का उद्देश्य ही ये है कि कम टाइम में आपको बहुत ही इंटरेक्टिव एक क्वालिटी आउटपुट वाली क्लास आपकी हो सके और इससे रिलेटेड सारे एंगल्स आप कवर कर सके। अब इसमें धम्म स्तंभ की स्थापना और धम्म महामात्र की नियुक्ति। अब प्रश्न ये आ सकता है कि कौन से अभिलेख में धम्म महामात्र की नियुक्ति का प्रावधान नहीं है या जानकारी नहीं है? 5वें वृहत स्तंभ लेख में है, वृहत शिलालेख में है, और 12वें वृहत शिलालेख में है, और 7वें स्तंभ लेख में। अब इसमें कोई सा एक ऑप्शन दिया जा सकता है। प्रादेशिक युक्त राजुक इनका तीसरे में है। तो ये सब जानकारी, राजुक का जो उल्लेख है
वो मैंने बताया था कि चौथे स्तंभ लेख में भी राजयुग का उल्लेख है। मैं अभी आपको स्लाइड पीछे पलट करके दिखा देता हूँ, आप कितना याद रख पाते हैं। राजयुग का चौथे स्तंभ लेख में भी है, राजयुग का उल्लेख तीसरे बृहत शिलालेख में भी है। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि आपको तुरंत याद रह जानी चाहिए। जब मैंने किताब में है, लेकिन हम उनको जब तक इंटरलेट नहीं करेंगे, एग्जाम का एप्लीकेशन सेंस डेवलप नहीं करेंगे, वो अपने काम की नहीं है। धम वृद्धि के दो तरह से वो बताता है, एक तो धम वृद्धि दो तरीके से की गई है, एक तो धम नियम और दूसरा है अनुनय, यानी मॉरल रेस्ट्रिक्शंस के द्वारा, और दूसरा कन्वर्जन के द्वारा। और इसमें भी कहता है कि मॉरल रेस्ट्रिक्शन या धर्म नियम या धम नियम है, इसके द्वारा ज़्यादा धर्म वृद्धि नहीं हो रही, ज़्यादा धर्म वृद्धि अनुनय या कन्वर्जन से भी होती है। इसमें ये कहता है कि धर्म नियम की तुलना में अनुनय से धर्म वृद्धि है ये ज़्यादा होती है। और ये भी कहता है कि सभी संप्रदाय आपस में आत्मनियंत्रण और शुद्धता चाहते हैं। इसमें मैं ये भी बता दूं कि सातवां स्तंभ लेख केवल दिल्ली टोपरा से मिला है, और सातवां स्तंभ लेख सबसे बड़ा है। स्तंभ लेखों की बात कर रहा हूँ, जबकि सभी अभिलेखों में सबसे बड़ा भाबरू का ही माना जाएगा, सबसे बड़ा है। और ये दी एंड भी है, इसके साथ ही सबसे आखिरी भी है। सातवां स्तंभ लेख सबसे आखिरी भी है। अब इसमें अगली जो कुछ है ये चीज़ें हैं, इनसे संबंधित अशोक के अभिलेखों के बारे में विभिन्न तथ्य हैं। जैसे कंधार के द्विभाषीय, ये चीज़ें पहले आ चुकी हैं, क्विक रिवीजन के रूप में मैं बता रहा हूँ। ये कहता है कि अशोक के धम्म का प्रभाव शिकारियों एवं मछुआरों पर भी पड़ा। जबकि अभी मैं आपसे पूछ लूँ कि किसके अनुसार तोपाए जानवर, दो पैरों वाले पक्षी हैं उनके ऊपर, और अगर देखा जाए समुद्र में जो जानवर रहते हैं इनके ऊपर प्रभाव पड़ा, ये द्वितीय स्तंभ लेख में ये प्रभाव बताता है कि इसके अशोक के धम्म के कारण मछलियों पे, पक्षियों पे, चौपाए जानवरों से भी, ये जानवर भी लाभान्वित हुए। ये जानवरों पे जो लाभान्वन है ये तो द्वितीय स्तंभ लेख में है, जबकि शिकारियों और बहेलियों को इनसे फायदा हुआ, शिकारियों को और मछुआरों को फायदा मिला। मछुआरे जिस मछली को पकड़ते हैं वो मछली लाभान्वित हो रही है दूसरे स्तंभ लेख से, उसका जानकारी दूसरे स्तंभ लेख से मिलती है। और मछुआरा खुद लाभान्वित हो रहा है जो मछली पकड़ रहा है, उसका जानकारी मिल रही है कंधार के द्विभाषीय अभिलेख से। ये थोड़ा मैं कोरिलेट करके थोड़ा फनी तरीके से बता रहा हूँ कि शायद शुरुआत में मछली लाभान्वित होना भूल गई थी, तो पहले मछुआरा लाभान्वित हुआ, उसके बाद में मछुआरे ने मछली को खोल के, जाल को खोल के वापस मछलियों को पानी में डाल दिया, तो आवश्यकता महसूस हुई कि मछलियों को भी लाभ मिलना चाहिए। तो इन मछलियों को लाभ कहाँ से मिल रहा है? दूसरे स्तंभ लेख से मिल रहा है, वो लास्ट में हो रहा है राज्याभिषेक के 26वें वर्ष। कंधार का द्विभाषीय जो अभिलेख है ये शुरुआत में लिखाया गया था, तो प्रारंभ में मछुआरा और सबसे अंत में मछलियाँ लाभान्वित हो रही हैं। याद रखने के लिए ये फनी तरीका है। कौशाम्बी के संघ भेद रोकने के लिए आदेश में अशोक कहता है कि जो भी संघ में फूट डालने की कोशिश करता है, वो चाहे भिक्षु हो या भिक्षुणी, उसे सफ़ेद कपड़े पहनाकर संघ से निष्कासित कर दिया जाए। ये संघ भेद वाले सांची और सारनाथ में भी इसका उल्लेख मिलता है। कौशाम्बी अभिलेख में ही अशोक लिखता है कि उपासकों को प्रत्येक उपोषद दिवस पर आकर इस नियम की अनुपालना करनी चाहिए। अशोक के जो ब्रह्मगिरी, जंटिंग, रामेश्वर, सिद्धपुर अभिलेख में अशोक ये कहता है कि एक कापड़ या चापड़ नामक एकमात्र लेखक का एनग्राइवर जो खोदने वाला है, अब अभिलेख उत्कीर्ण करता, उसका उल्लेख मिलता है, उसने अपना नाम लिख दिया। ब्रह्मगिरी, जंटिंग, रामेश्वर और सिद्धपुर अभिलेख में कापड़ या चापड़ नामक एक अभिलेख खोदने वाले का नाम भी इसमें मिलता है। इन तीन शिलालेखों में ब्रह्मगिरी, जंटिंग, रामेश्वर और सिद्धपुर ये अशोक के लघु शिलालेख हैं, इनमें ये जानकारी मिलती है। स्वर्णगिरी दक्षिणापथ की राजधानी थी और आज के लिए मास्की के दक्षिण में कनकगिरी नामक कस्बा है। नाम कुछ नहीं बदला है, कनक का मतलब भी सोना होता है, स्वर्ण का मतलब भी सोना होता है, यानी पहले स्वर्णगिरी थी अब कनकगिरी हो गई, समय के साथ 2000 वर्ष में पर्यायवाची बदला है। तो ये दक्षिणापथ की राजधानी थी और आज के लिए मास्की के दक्षिण में कनकगिरी नामक कस्बा है। अशोक के अभिलेख में ईशिला नामक प्राचीन जो नगर है ये सिद्धपुर और ब्रह्मगिरी के पास है, जहाँ से अशोक के अभिलेख मिले हैं।
ईशिला नामक जो नगर है इसका उल्लेख है, ये अशोक के ब्रह्मगिरी अभिलेख में इसका उल्लेख मिलता है। ब्रह्मगिरी के साथ सिद्धपुर और इसमें भी मिलता है। तो ये चीज़ इसके साथ सिद्धपुर में भी इसका उल्लेख मिलता है। तो ईशिला एक प्राचीन नगर है और ये सिद्धपुर और ब्रह्मगिरी के पास है। रूपनाथ अभिलेख में अशोक कहता है कि उसने भूदेवों को, यानी धरती पे के भूदेव यानी ब्राह्मणों को मिथ्या साबित कर दिया। ये जानकारी रूपनाथ अभिलेख में मिलता है। बाबरू अभिलेख अशोक का सबसे लंबा अभिलेख है, ये बताया। इसमें अशोक बुद्ध धम्म और संघ में आस्था प्रकट करता है। बाबरू अभिलेख में अशोक को मगध का राजा कहा गया है। बाबरू अभिलेख में अशोक को मगध का राजा कहा गया है और अशोक को मगध का राजा कहा गया है। राजा की जगह लाजा शब्द आता है। बाबरू अभिलेख में ही अशोक ये सिद्ध होता है कि अशोक की बौद्ध धर्म में गहरी आस्था थी। इसके अलावा कौशाम्बी के लघु स्तंभ लेख में अशोक की एक रानी कारुवकी और इसके एक पुत्र तीवर का उल्लेख मिलता है। तीवर और कारुवकी के अलावा अशोक के परिवार के किसी अन्य सदस्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं मिलता। यद्यपि अशोक के 5वें वृहत शिलालेख में ये जानकारी मिलती है कि अशोक के परिवार और उसके अशोक के भाइयों के परिवार, लेकिन सदस्यों के नाम नहीं मिलते हैं। मौर्य काल में जनसाधारण की भाषा पाली थी और अशोक की राजभाषा प्राकृत थी और अभिलेख भी प्राकृत भाषा में ही खुदाए गए। जनसाधारण की भाषा पाली थी। पाली वही जनसाधारण की भाषा है जिसको इसमें गौतम बुद्ध उपदेश देते थे। पाली, जैसे मैंने बताया कि प्राकृत का एकदम बिगिनिंग रूप है। पाली प्राकृत का ही एक वर्जन है, लेकिन प्राकृत से का भी एक बिल्कुल शुरुआती रूप है। उसके बाद में प्राकृत बनी, प्राकृत से फिर अन्य सौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, इस तरह से यह भाषा बनती हुई पैसाची और बाद में धीरे धीरे आधुनिक भाषाओं में हिंदी की पूर्व भाषा और हिंदी में ये कन्वर्ट हो गई। अब इसमें अशोक के विभिन्न नाम और जो उपाधियां हैं वो अभिलेखों में और अन्य स्रोतों में जो नाम मिलते हैं, क्योंकि अभिलेख का टॉपिक है ये आखिरी 2 मिनट का टॉपिक है, क्योंकि ये टाइम लगभग 1.5 घंटे से ऊपर हो चुका है जैसे मैंने बताया था। और ये तो अपने थोड़ी सी स्लाइड के माध्यम से जल्दी हो गया, वरना बहुत लंबा टाइम मिलता और शायद इतना इफेक्टिव कोरिलेशन भी नहीं हो पाता अगर हम सीधा बोर्ड वर्क करते। तो हमें बीच बीच में जहाँ पर इफेक्टिव कोरिलेशन की बात होगी मैं बोर्ड में स्लाइड के माध्यम से ये चीज़ें करवाऊँगा। तो इसके अशोक के जो व्यक्तिगत नाम है इनका उल्लेख मास्की, गुजर्रा, नेतुर और उदयगोलम में मिलते हैं। ये मास्की, गुजर्रा, नेतुर और उदयगोलम ये चारों ही नाम जो हैं, ये नाम आप विशेष रूप से याद रखना कि ये नाम, ये अभिलेख हैं, ये लघु शिलालेखों की प्रथम कैटेगरी के अभिलेखों में मिलता है। हालांकि नेतुर और उदयगोलम में प्रथम और द्वितीय दोनों कैटेगरी के मिलते हैं। द्वितीय कैटेगरी नॉर्थ इंडिया में कहीं नहीं मिलती है, केवल साउथ इंडिया में ही मिलते हैं। दूसरी कैटेगरी के जो लघु शिलालेख है वो साउथ इंडिया में मिलते हैं। कुछ स्थान वहाँ ऐसे हैं जहाँ पे केवल प्रथम अभिलेख मिले हैं, प्रथम कैटेगरी टाइप का अभिलेख मिला है, कुछ में द्वितीय कैटेगरी का मिला है और कुछ में दोनों कैटेगरी के मिले हैं। तो मास्की, गुजर्रा, नेतुर और उदयगोलम, तो यहाँ से मास्की और गुजर्रा में तो केवल प्रथम कैटेगरी का लघु शिलालेख मिला है। नेतुर और उदयगोलम में प्रथम और द्वितीय दोनों कैटेगरी के लघु शिलालेख मिले हैं, जिनमें से प्रथम कैटेगरी में अशोक का व्यक्तिगत नाम मिलता है। सबसे पहले मास्की में ये नाम मिला। इसमें ऐसा नहीं है कि यहाँ पे केवल अशोक नाम ही मिलता है। देवनाम प्रिय या प्रियदर्शी अशोक, इस तरह से वो प्रियदर्शी या देवनाम प्रिय के साथ अशोक नाम जुड़ा हुआ है, जिससे ये कोरिलेशन स्थापित होता है। मास्की अभिलेख में देवनाम प्रिय अशोकस नाम मिलता है और गुजर्रा अभिलेख में देवनाम प्रिय प्रियदर्शिनो अशोक राजस कहा गया है। तो इस तरह से अशोक नाम का उल्लेख मिलता है, बाकी देवनाम प्रिय, प्रियदर्शी ये नाम सारे चल रहे हैं। अब देवनाम प्रिय क्या है? ये अशोक की राजकीय उपाधि थी और प्रियदर्शी है अशोक का आधिकारिक नाम। बराबर गुहालेख में अशोक को प्रियदर्शी राजा कहा गया है। ये परीक्षा में कई बार आता है। बराबर गुहालेख जहाँ से 12वें और 19वें वर्ष में राज्याभिषेक के 12वें और 19वें वर्ष में गुफाएं दान दी गई थी। यहाँ पर जो प्रियदर्शी राजा है इसका ये नाम हमें मिलता है। स्क्रीन भी कई देर से गर्म हो गई कि क्लास में पीछा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए ये भी रेस्ट चाहती है। आखिरी स्लाइड है ये।
मगध का राजा, ये जो उल्लेख है ये बाबरू अभिलेख में मगध लाजा कहा गया, राजा की जगह भी लाजा, LAJA, यानी राजा, वो शायद पाली भाषा में उसको राजा को लाजा कहते थे। ये बाबरू अभिलेख में मिलता है। अशोक मौर्य, ये जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। ये रुद्रदामन द्वारा लिखा गया था। इस जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक मौर्य दोनों नामों का उल्लेख मिलता है। विष्णु पुराण में इन्हें अशोक वर्धन कहा गया है। विष्णु पुराण में इनको अशोक वर्धन कहा गया है। ये सारे जो अशोक के नाम हैं ये हमें मिलते हैं। अब इसमें लास्ट है बुद्ध शाक्य। मास्की अभिलेख में अशोक को बुद्ध शाक्य कहा गया है। पनगुडरिया अभिलेख जो मध्य प्रदेश से मिला है, मध्य प्रदेश से 4 लघु शिलालेख मिले, कर्नाटक से 9 मिले हैं। यहाँ से महाराज कुमार कहा गया है। कनगनहल्ली लेख, ये एक कर्नाटक से एक मौर्यकालीन प्रतिमा मिली है। उस प्रतिमा के नीचे उसमें राजा अशोक नाम लिखा गया है, तो इस कनगनहल्ली लेख में राजा अशोक कहा गया है। और यूनानी स्रोतों में अशोक का कोई वर्णन नहीं मिलता है। तो आज की क्लास में ये अशोक के अभिलेखों से रिलेटेड सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। नेक्स्ट क्लास में हम अशोक के राजनीतिक इतिहास पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।